हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दीपक लठा। आईसीएआई ने रिसेंटली मे 26 अटेम्प्ट के लिए आरटीपीज रिलीज की। अपन इस वीडियो में इंटरमीडिएट में पेपर 3A इनकम टैक्स लॉज उसका आरटीपी डिस्कस करेंगे। उससे हर एक एडजस्टमेंट का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बिफोर कमिंग टू द डिस्कशन ऑन ईच क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इंस्टीट्यूट पिछले 4 अटेम्प्ट से फॉलो कर रहा है वो सेम फॉर्मेट में है। First 5 questions are MCQs based on a single case scenario, then 5 descriptive questions. Now, before coming to the discussion on RTP, May 26 attempt के लिए one very important thing. See, अभी May 26 attempt मे 26 अटेम्प्ट में तुम्हारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर रहेगा प्रीवियस ईयर 25-26, दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27। अभी जो लोग मे 26 एज अ फ्रेश अटेम्प्ट दे रहे फर्स्ट टाइम, तो तुमने तो सारे सम्स, पूरा लेक्चर्स एंड सारे कॉन्सेप्ट्स तुमने इस हिसाब से ही पढ़े हैं, so there's no issue. But all those people who have given their papers in Jan 26 and unfortunately could not clear and will be giving the papers again in May 26, तुम्हें वो ध्यान देना है। For Jan 26 तुम्हारा previous year था 24-25, that was relevant assessment year 25-26। उससे तुम्हें शिफ्ट होना है previous year 25-26, that is असेसमेंट ईयर 26-27। तो ये तुम्हें एक तो एडजस्टमेंट लाना है। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस में तुम्हारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा रहता? 25-26। अभी ये सिर्फ ईयर का एडजस्टमेंट। व्हाट डज दिस मीन? देयर आर चेंज इन टैक्स रेट्स, देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स, तो वो सबका तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। एंड आरटीपी में इन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस है। Questions are targeted in specific these adjustments as well. तो तुम्हारा relevant previous year कौन सा याद है अभी? 25-26, that is assessment year 26-27। तो let us start with the RTP. फर्स्ट है अपना फेस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। तो हाउ डू वी सॉल्व फेस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू? फेस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि टैक्स पेयर रेजिम कौन सा चूज कर रहा है, डिफॉल्ट और ऑप्शनल, दैट इज न्यू रेजिम या ओल्ड रेजिम। एंड अपन पांचों क्वेश्चंस देख लेंगे कि ओके व्हाट आर द एरियाज दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम। ठीक, अपन बाद में फेस सिनेरियो में वो चीजों पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है। तो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस फेस सिनेरियो, अपन यहाँ पे देखते हैं मिस्टर रोशन वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब वो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं। ओके, फिर क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ व्हाट वुड बी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। तो यहाँ पे अपन को पूछा है सैलरीज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। फिर अपन को पूछा है कैपिटल गेन्स। फिर अपन को पूछा है टोटल इनकम, एंड ये टोटल इनकम भी अपना रहेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। कैपिटल गेन्स का तुम ध्यान रखो, डिफॉल्ट या ऑप्शनल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहां पे स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। बट टोटल इनकम अपन को इसमें चेक करना है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। फिर टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। एंड लास्ट क्वेश्चन देखोगे टैक्स लायबिलिटी इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो टैक्स लायबिलिटी ऑप्शनल या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो अगर तुम्हें ऑप्शनल में भी अगर तुम्हें टैक्स लायबिलिटी निकालना है तो तुम्हें टोटल इनकम निकालना ही पड़ेगा। तो तुम्हें डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल दोनों में टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो दोनों में तुम्हें टोटल इनकम भी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, बिफोर रीडिंग द केस अपन अपना एक फॉर्मेट रेडी कर देते हैं। अपना फॉर्मेट है कि सबसे पहले मैं टोटल इनकम कंप्यूट कर रहा हूं, डिफॉल्ट, ऑप्शनल, टोटल इनकम का मैं बेस फॉर्मेट बना के रख देता हूं। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईएफओएस। यहाँ पे मेरा रहेगा जीटीआई। जीटीआई में से मैं माइनस करूंगा डिडक्शंस, एंड बाद में मेरा आ जाएगा टोटल इनकम।
फिर ये टोटल इनकम से ऊपर मैं यहीं पे टैक्स लायबिलिटी का बस हेडिंग डालते रख रहा हूँ, अपन को जब क्वेश्चन आएगा तो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी हेड वाइज वर्किंग है अपन वो भी करेंगे, ठीक है। नाउ अपन पहले एक बार ट्रेस स्ट्रीम थ्रू कर लेते हैं कि क्वेश्चन ट्रेस सिनेरियो में क्या क्या है। जैसे ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, क्या ट्रेस सिनेरियो में पांचों से पांचों हेड्स है क्या, या कौन से हेड्स नहीं है, वो सब अपन हटा देंगे एंड फिर बाद में अपन रेलेवेंट डिटेल्स पे वापस जाएंगे, ठीक है। So, now, face scenario. Mr. Roshan is aged 45 years, is employed as a finance manager in XYZ Limited in Mumbai. During FY 25-26, he receives the following: basic salary, dearness allowance, employees contribution to PF. He owns a house property which is let out during PY 25-26. He has taken a loan for acquisition of this house and paid interest of 2.2 lakhs during the year. Details of house property are as follows. तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले सैलरी डिटेल्स मिल गई, फिर अपन के पास हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स है, तो फर्स्ट टू हेड्स तो है ही, हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स है, अपन बाद में वापस आएंगे। अदर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग FY 25-26 आर एज फॉलोज: हाउसहोल्ड एलईडी एंड रेफ्रिजरेटर परचेज इन Jan 17 फॉर 56,000 वे सोल्ड इन Feb 26 फॉर 15,000। तो यहाँ पे अपन को कैपिटल गेन्स का कुछ एडजस्टमेंट आ सकता है। फिर advance of 4 lakhs was received from Mr. Vanraj on 1 May 25 against sale of urban agricultural land which was being used by father for agriculture purpose. However, due to non-payment of balance amount, advance was forfeited. तो तुम जब एडवांस फोरफिट करते हो ऑन और आफ्टर 1/4/14 तो तुम्हें वो IFOS में टैक्सेबल रहता है। फिर सेम लैंड वाज सब्सिक्वेंटली सोल्ड, तो तुमने लैंड एक्चुअली बेचा है, तो यहाँ पे तुम्हें कैपिटल गेन्स आ सकता है। फिर interest credited in PPF, फिर 75,000 as premium paid towards life insurance cover for self and also contributed 1 lakh towards PPF, तो यहाँ पे तुम्हारा 80C का डिडक्शन। फिर तुम्हें CII दिया है, तो वो चेक करेंगे यूज है या नहीं है, एंड फिर बाद में अपन ने पढ़ लिया था कि ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट। तो अपन ने फेस जब पूरा स्क्रीन थ्रू किया तो अपन को क्या पता चला कि क्वेश्चन हैज 4 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, IFOS एंड बाद में डिडक्शंस है। तो PGBP पे देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन, तो मैं PGBP पे पहले ही नील कर देता हूं। अभी सैलरीज से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक। एंड अपना फर्स्ट MCQ भी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो लेट अस स्टार्ट विद सैलरीज। सैलरीज में भी अब ऐसे अपन तो डिफॉल्ट का ही आंसर पूछा है, बट अपना लास्ट MCQ है, ऑप्शनल में अपन को टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो मैं अभी से ही सैलरी का कंप्यूटेशन अंडर बोथ द रेजिम्स करूंगा, सेम ही रहने वाला है, बस सैलरीज में फर्क कहाँ पे आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फर्क रहेगा। तो मैं अभी से ही वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज, डिफॉल्ट, ऑप्शनल, ठीक है। अभी सैलरीज में मेरे कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेरा कंपोनेंट है फर्स्ट बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 12,000 पर मंथ, उसमें से ओनली 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब इन टर्म्स इज 50%। डियरनेस अलाउंस का एडजस्टमेंट क्या रहता है, वेदर इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, बट तुम्हारे अदर एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस के लिए तुम्हें डियरनेस अलाउंस का ब्रेकअप देखना पड़ता है, ठीक है। फिर employers contribution to PF 15% of basic salary. If you recall, employers contribution to PF is taxable but only if it exceeds 12% of salary, and वहां पे salary का definition है basic plus DA in terms plus commission as a percentage of turnover, but वो यहाँ पे अपना commission नहीं है, तो basic plus DA in terms, तो DA का 50% in terms है, तो अपन वो यूज करेंगे, ठीक है। तो 60,000 पर मंथ अपना बेसिक है, DA is 12,000 per month, उसमें से in terms is only 50% and employer's contribution to PF is 15% of basic salary only, ठीक है। तो सैलरीज में बेसिक 60,000 per month into 12 months, 7,20,000, 7,20,000। फिर डियरनेस, डियरनेस अलाउंस तो कितना था अपना 12,000 per month, 12,000 per month into 12 months, 1,44,000, 1,44,000।
फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। ये ओल्ड एंड न्यू रेजिम दोनों में सेम ही एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे इनर कॉलम में यही पे ऐसे बता रहा हूँ। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, बेसिक का 15%, दैट इज 7.2 lakhs इंटू 15%। एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 7,20,000 इंटू 15%, दैट इज 1,08,000 माइनस एग्जेम्पशन बोलो डिडक्शन बोलो जो भी है, कितना रहेगा तुम्हारा 12% ऑफ सैलरी। एंड यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक तो तुम्हें लेना ही है प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। टोटल डियरनेस अलाउंस कितना है 1,44,000, उसमें से इन टर्म्स कितना है 50% है, तो 7,20,000 प्लस 72,000 दैट इज 1.44 इंटू 50%, ये जो भी आया इंटू 12%, तो यहाँ पे क्या आया 7,20,000 प्लस 72,000 दैट इज 7,92,000 इंटू 12%, 95040 का मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मेरा टैक्सेबल पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है 108 माइनस 95040, 12,960, 12,960, यहाँ पे भी 12,960। अभी ये मेरे सैलरी में और कुछ कंपोनेंट्स है नहीं, तो मेरा ग्रॉस सैलरी कितना हो गया 12,960 प्लस 7,20,000 प्लस 1,44,000, 876,960, 876,960 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब तुम डिफॉल्ट में हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 75,000, ऑप्शनल में हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 50,000। सैलरीज में अपन को और क्या क्या डिडक्शन मिलता है, डिफॉल्ट में देयर इज ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड नो अदर डिडक्शन। ऑप्शनल में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, प्रोफेशनल टैक्स पेड एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बट यहाँ पे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है या रेलेवेंट नहीं है, तो अपना ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके अपना इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाएगा। तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या रहेगा 876,960 माइनस 75,000 विल बी 801,960 एंड यहाँ पे इट विल बी 826,960। तो अपना फर्स्ट एमसीक्यू अगर अपन देखे तो अपना सैलरी इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पूछा था, तो अपना आंसर आया है 801,960, 801,960 ऑप्शन बी। ये अपन का टोटल इनकम के फॉर्मेट में भी अपन डाल देते हैं, क्योंकि अपन को टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है। 801,960, 826,960। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर रोशन फॉर AY 26। तो अपन को निकालना है कैपिटल गेन्स। अभी कैपिटल गेन्स में सबसे पहले अपन को कैपिटल गेन्स से दो एडजस्टमेंट्स। First, household LED and refrigerator purchased in Jan 17 for 56,000 were sold in Feb 26 for 15,000। तो ऐसे प्राइमा फेसी लगता है कि 56 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 15 का एफवीओसी, तो 41,000 का मेरा कैपिटल लॉस आना चाहिए। बट इफ यू रिकॉल कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 एक्सक्लूड्स पर्सनल इफेक्ट्स, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो वो एक्सक्लूड होता है। एंड अगर मेरा कैपिटल असेट ही नहीं है तो मेरा कैपिटल गेन्स भी नहीं आएगा। अभी हाउसहोल्ड एलईडी एंड रेफ्रिजरेटर, द वर्ड हाउसहोल्ड क्लियरली सजेस्ट वो मैं मेरे पर्सनल यूज से यूज कर रहा है एसएससी, तो पर्सनल यूज एंड वो असेट्स क्या है एलईडी एंड रेफ्रिजरेटर, दोज आर मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस आर पर्सनल इफेक्ट्स, so not a capital asset, therefore no capital gains implications, understood। तो ये एक वन ऑफ द ट्रिक एडजस्टमेंट्स है आईसीआई का, ये आरटीपी में। फिर नेक्स्ट वाज एडवांस ऑफ 4 lakhs, बट बिकॉज दिस एडवांस वाज फोरफिटेड तो ये अपना आईएफओएस में जाएगा। बट अपन ने वो सेम लैंड मतलब अपन ने कौन सा लैंड बेचा है, अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अपन ने बेचा है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अ कैपिटल एसेट, यस। रूरल रहता था
तो फिर मेरा वो कैपिटल एसेट नहीं रहता, तो एंड कैपिटल गेन सिमुलेशन नहीं आती। बट यहाँ पे मेरा कौन सा लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। Same land was subsequently sold to Mr. Jain on 1 December 2025 for 10,50,000. Land was purchased on 20 January 2006 for 1,50,000. Mr. Roshan purchased a new agriculture land on 10 March 2026 for 9,50,000. ओके, तो यहाँ से अपन को कैपिटल गेन्स निकालना है। कैपिटल गेन्स का अपना फॉर्मेट क्या रहेगा, एफवीओसी। एफवीओसी ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, अपन को चेक करना रहता है सेक्शन 50C, जिसमें अपन एक्चुअल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का भी कंपैरिजन करते हैं। वी कंपेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। यहाँ पे अपन को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो अपन डायरेक्टली एफवीओसी ले लेंगे अपना पूरा 10.50 लाख। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया रहता तो अपन वो भी यूज करते थे। फिर माइनस एक्सपेंसेस मुझे कुछ नहीं दिए हैं, तो नेट कंसिडरेशन मेरा 10.5, इसमें से मैं माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लैंड है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो इंडेक्सेशन भी आना चाहिए, बट ओनली एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे अपन पहले कैपिटल गेन्स इनकम जितनी है उसके लिए आई विल नेवर यूज इंडेक्सेशन व्हेन द ट्रांसफर हैज हैपेंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो अपना 25-26 प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, तो मैं सीधा का सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट एनी इंडेक्सेशन इफेक्ट मैं माइनस कर दूंगा 1.50 lakhs। अब जब मैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करूंगा तब मुझे इंडेक्सेशन चेक करना है, विच विल बी मोर बेनिफिशियल वैसा। बट यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन कितना आ गया, 9 lakhs। अभी यहाँ पे इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दिया है, मिस्टर रोशन परचेज न्यू एग्रीकल्चर लैंड ऑन 10 मार्च 26 फॉर 9.5 lakhs। तो ये है एडजस्टमेंट तुम्हारा सेक्शन 54B का एडजस्टमेंट या 54B का एग्जेम्पशन। इफ तुम्हें 54B याद नहीं है तो अपन फटाफट से 54B भी रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल गेन्स में 54B का एग्जेम्पशन अपने लास्ट पार्ट में है। यस, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड एग्जेम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन्स 54, 54F, 54EC, 54B। यस, 54B कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अभी यहाँ पे एलिजिबल एचएससी कौन है, इंडिविजुअल एंड एचईएफ। अपने केस में कौन है, मिस्टर रोशन, he is an individual। फिर असेट ट्रांसफर क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अपन ने भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया है, यस, which has been used for agriculture purpose for preceding 2 years by। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल प्लस पेरेंट्स में से कोई भी यूज कर रहा है, एचयूएफ है तो एचयूएफ प्लस मेंबर्स। अपने फेस में एसएससी कौन है, मिस्टर रोशन, दैट इज एन इंडिविजुअल। तो एंड अपन को स्पेसिफिकली दिया भी है कि लैंड वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय हिज पेरेंट्स, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नेचर ऑफ गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अपन का है, अपन ने जैन 2005, सॉरी कब परचेज किया अपन ने परचेज किया जैन 2006 में अपन ने परचेज किया है। And ये वाला एडजस्टमेंट जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि लैंड वाज यूज्ड बाय फादर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स 8 मंथ्स। तो अपन का अभी तक तो सारा कंडीशन अपना सेटिस्फाई हो गया। फिर नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम्हें किसमें करना है, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल हो या अर्बन हो दोनों चलेगा। एंड तुम्हें इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में करना है, 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अभी यहाँ पे मिस्टर रोशन के फेस में, मिस्टर रोशन ने ट्रांसफर कब किया, 1 दिसंबर 2025 को किया। तो इससे 2 साल कब खत्म होंगे, 30 नवंबर 2027। तो उससे पहले उन्हें एग्रीकल्चर लैंड वेदर रूरल या अर्बन किसी में भी इन्वेस्ट कर देना है। तो उन्होंने तो कर दिया है, कब किया है, मार्च 26। उन्होंने 2 साल तो पूरा नहीं, उन्होंने अगले 3 महीने में इन्वेस्ट कर दिया है, 4 महीने में। एंड उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, 9,50,000। तुम यहाँ पे याद रखो कि अगर तुम्हारा कैपिटल गेन से 9 lakhs है तो तुम्हारा एग्जेम्पशन कितना रहेगा, मैक्सिमम कैपिटल। 54B में एग्जेम्पशन अमाउंट इज टैक्सेबल कैपिटल गेन्स और इन्वेस्टमेंट whichever is lower। तो 9 lakhs और 9.5 lakhs whichever is lower में 9 lakhs पूरा तुम्हें 54B का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तुम्हारा टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना रहेगा, nil। तो यहाँ पे तुम ऑप्शन दे दोगे तो 9 lakhs है, फिर ये तुम्हें इंडेक्सेशन करके ये आंसर आना चाहिए, फिर अपना आंसर है नील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोशन फॉर AY 26। टोटल इनकम अपन को पूछ रहे हैं, एंड टोटल इनकम अपन को पूछ रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम।
डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सैलरीज आ गया, अपन ने कैपिटल गेन्स भी वर्कआउट किया, कैपिटल गेन्स अपना है नील। अभी क्या बचता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड आईएफओएस इनकम। आईएफओएस इनकम में अपन ने देखा ये A3 एडजस्टमेंट है, 4 lakhs the advance received and forfeited in May 2025, that is after 31 March 14, so this will be taxable as IFOS। 4 लाख का ये IFOS एडजस्टमेंट आ गया। फिर एक और ये पॉइंट है, interest in PPF account during the previous year amounted to 40,500। now if you will recall, PPF में जो अपन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसका अपन तो ATC में डिडक्शन मिलता है, बट उससे ऊपर जो भी अपन को इंटरेस्ट रहता है that is exempt if it relates to contribution of 5 lakhs per annum। अभी यहाँ पे अपना 40,500 ही इंटरेस्ट है एंड अपन को कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स नहीं है एंड दिस अमाउंट इज आल्सो वेरी स्मॉल, तो दिस विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। समझा? तो ये भी मैं पूरा एग्जेम्प्ट लूंगा, तो दिस विल नॉट बी टैक्सेबल एज आईएफओएस। तो यहाँ पे मेरा आईएफओएस इनकम भी कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख। अभी क्या बचता है, हाउस प्रॉपर्टी बचता है। अभी हाउस प्रॉपर्टी में अपन को क्या डिटेल्स दिया है, एक इंटरेस्ट है 2.2 lakhs फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस एंड ये प्रॉपर्टी है अपनी लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी लेट आउट प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम या ऑप्शनल टैक्स रेजिम में फर्क नहीं आता है। हाउस प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल में कहाँ पे फर्क आता है, व्हेन यू आर यूजिंग द एसओपी, एसओपी में इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं, बट लेट आउट है तो देयर इज नो डिफरेंस। तो लेट आउट प्रॉपर्टी का अपन स्ट्रेट अवे कंप्यूटेशन करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का अपना फॉर्मेट क्या है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड माइनस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी जीएवी कैलकुलेशन इज योर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट। अभी एक्सपेक्टेड रेंट के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है, म्युनिसिपल वैल्यू 180, फेयर रेंट 195, स्टैंडर्ड रेंट 180। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा अपन कैलकुलेट करते हैं हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में विच एवर इज हायर, एंड ये जो भी हायर वैल्यू आई दैट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में हायर कौन सी आ गई, 195, एंड बाद में 195 उन दोनों में जो भी हायर आई और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो मेरा एक्चुअल, सॉरी नॉट एक्चुअल रेंट, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, दैट इज 1,80,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,80,000। अभी मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है, 1,70,000। देयर आर नो वैकेंसी इम्प्लीकेशंस, तो मेरा जीएवी क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड इज हायर, तो मेरा जीएवी कितना हो गया, 1,80,000। फिर माइनस करने हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या दिया है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्युनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड एज डिडक्शन इफ पेड बाय ओनर एंड इफ पेड इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे पे हुआ है बट ओनर ने पे किया है क्या, नहीं, दीज आर पेड बाय टेनेंट। तो मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं। तो म्युनिसिपल टैक्सेस नेल, तो एनएवी क्या आ गया, 1,80,000। फिर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30%, तो 180 का 30% विल बी 54,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 2.2 lakhs फॉर एक्विजिशन। एलओपी है तो एनी पर्पस एनी अमाउंट फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, तो पूरा 2,20,000 अलाउड एज डिडक्शन। तो मेरा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, -94,000। 180 माइनस 54,000 माइनस 2,20,000, -9। तो हाउस प्रॉपर्टी में मेरा क्या है, लॉस है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, रिपेयर एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर रोशन 9,000, बट ये अपन तो एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है क्या, नहीं। अपन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% देते हैं, देती है गवर्नमेंट, तो कवर फॉर ऑल दीज एक्सपेंसेस। तो व्हेनेवर वी आर गिवन स्टैंडर्ड डिडक्शन वी विल इग्नोर ऑल द एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आया, -94,000। हाउस प्रॉपर्टी इनकम -94,000, -94,000। अभी मेरे तो टोटल इनकम निकालना है, मेरा सैलरी है 801,960, हाउस प्रॉपर्टी -94। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में इफ यू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज
हाउस प्रॉपर्टी था इंटर हेड सेट ऑफ इज नॉट अलाउड. Intra-head allowed, but inter-head set off not allowed, and carry forward of house property loss is also not allowed. So this is one very important adjustment जो तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव 94,000 है, बट व्हेन यू आर कंप्यूटिंग टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो तुम्हें ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इग्नोर करना पड़ेगा. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. तो तुम्हारा टोटल इनकम क्या बचा? सैलरीज 801,960, हाउस प्रॉपर्टी का तुम वैल्यू लोगे फिर नील क्योंकि सेट ऑफ नॉट अलाउड, एंड पीजीबीपी नील, कैपिटल गेन्स नील, आईएफओएस 4 लाख. तो तुम्हारा ये आ गया 1201,960. न्यू टैक्स रेजिम दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तुम्हें डिडक्शन तीन ही मिलते हैं, 80CCD2, 80CCH2 एंड 80JJAA. यहाँ पे तुम्हारा उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं है, तुम्हें 80C का एडजस्टमेंट दिया है वो तो रेलेवेंट नहीं है, तो तुम्हारा डिडक्शन भी रहेगा नील, एंड तो तुम्हारा टोटल इनकम भी आ जाएगा 1201,960. 1201,960. And what would be the total income of Mr. Roshan for AY 26-27? And the total income अपन को default में पूछा है तो 120196. Understood? फिर नेक्स्ट क्या है? What would be tax liability of Mr. Roshan for AY 26? अभी 1201,960 के ऊपर मुझे टैक्स लायबिलिटी निकालना है. अभी इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर तो दिस शुड नॉट टेक यू मोर देन अ मिनट. वैसे न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट की लिमिट इसी साल बढ़ाई है, एंड कितनी कर दी है? अप टू 12 लाख तक अगर तुम्हारी इनकम है तो तुम्हें रिबेट मिलता है. एंड न्यू टैक्स रेजिम में तुम्हें रिबेट पे भी मार्जिनल रिलीफ है, मीनिंग कि अगर तुम्हारी इनकम जस्ट अबाउट 12 लाख है तो हम तुम्हें पूरा 0 से या 4 लाख से पूरा 12 लाख का टैक्स नहीं लगाएंगे, बट ओनली एक्सेस अमाउंट जितना है उतना ही तुम बेसिक टैक्स दो, उसके ऊपर सेस ऐड कर दो. यहाँ पे तुम्हारा कोई स्पेशल रेट इनकम भी नहीं है ये टोटल इनकम में, तो रिबेट विल बी फुल्ली अलाउड. तो इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर एंड तो तुम यहाँ पे देखोगे कि होते ये 12 लाख से सिर्फ 1900 रुपए ही ऊपर है, तो डेफिनेटली मुझे रिबेट मिलके मेरा बेसिक टैक्स विल बी ओनली 1960 रुपीज. एंड ये मेरा बेसिक टैक्स प्लस सेस एट द रेट 4% कितना होगा? 1960 इंटू 4%, 78, दैट इज 2038, और राउंड ऑफ टू 2040. एंड मेरा ऑप्शन भी है 2040 ऑप्शन डी. तो इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर तो 12 लाख से नंबर तुमने एकदम पास देता, उसी से तो तुम्हें समझ जाना चाहिए. बट अपन ये सॉल्व भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व. सबसे पहले मेरा क्या आएगा? बेसिक टैक्स. बेसिक टैक्स एज पर स्लैब रेट्स. मेरे न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब्स क्या है? अभी मेरे स्लैब्स है 0 to 4 पे नील, 4 lakhs to 8 lakhs पे 5%, 8 to 12 पे 10%, 12 to 16 पे 15%, एंड so on and so forth. अपन तो 12 lakhs तक ही है. तो 4 to 8 पे 0 to 4 पे नील है तो वहां पे 0, 4 to 8 पे 5% 20,000, 8 to 12 पे 10% दैट इज 40,000. तो 12 lakhs से ज्यादा मेरा 60,000, एंड 12 lakhs के ऊपर मेरा इनकम कितना है? ओनली 1960. तो 1960 into 15% that is 294. ठीक है, तो मेरा टोटल बेसिक टैक्स कितना आ गया? 60,294. अभी यहाँ पे मुझे रिबेट आएगा क्या? ऐसे इनकम इज मोर देन 12 लाख तो नहीं आना चाहिए, बट अंडर न्यू टैक्स रेजिम में तो रिबेट में भी मार्जिनल रिलीफ है कि इनकम इज नॉट लेस नॉट अप टू 12 लाख बट मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल. एंड मार्जिनल रिलीफ में कैसे कंप्यूट करूंगा उससे लिए मुझे स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1 क्या है? एक्सेस इनकम निकालना है, दैट इज टोटल इनकम माइनस 12 लाख. तो यहाँ पे अपना टोटल इनकम कितना था? 1201,960. तो यहाँ पे मेरा एक्सेस इनकम कितना हो गया? 1960. नेक्स्ट, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, एंड बाय इनकम टैक्स वी मीन बेसिक टैक्स. तो बेसिक टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 1201,960 वो मेरा कितना आया था? 6294. Step 3, if 2 is greater than 1 then difference of 2 and 1 मुझे रिबेट मिलेगा, and if 1 is greater than 2 तो मुझे रिबेट नहीं मिलेगा. 1 greater than 2 no rebate, but if 2 is greater than 1 तो मेरा रिबेट क्या रहेगा? 2 minus 1. मेरा यहाँ पे 1 स्टेप 1 क्या है? 1960. स्टेप 2 क्या है? 6294. तो मुझे यहाँ पे रिबेट कितना मिलेगा? डिफरेंस ऑफ दिस टू 6294 minus 1960 क्या आ गया मेरा?
5334 का मुझे रिबेट मिल जाएगा। 5334। तो कमिंग बैक टू मेरा सॉल्यूशन, 58334, तो मेरा बेसिक टैक्स बिफोर सेस कितना हो जाएगा, 6294 माइनस 58334, वापस मेरा 1960 आ जाएगा। एंड 1960 के ऊपर अगर मैं सेस ऐड करूंगा 78 रुपीज, तो 2038, तो मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 2040। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर, तो तुम्हें तो समझ ही गया पहले ही कि स्पेशल रेट इनकम भी नहीं है तो मुझे रिबेट फुल्ली मिलेगा। 12 लाख से हल्का सा ही ऊपर है, तो जितना हल्का सा ऊपर है मुझे उतना ही टैक्स पे करना है, तो विद इन अ मिनट। बट अगर अपन ने रूल बेस्ड याद रखा है, फिर अपन को ऐसे इज नॉट हार्ड, बट जस्ट अपन को स्टेप्स फॉलो करते हैं आंसर। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर एवाई 26-27 इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स। अभी ऑप्शनल में अपन को टैक्स लायबिलिटी पूछा है, तो ऑप्शनल में पहले अपन टोटल इनकम निकालेंगे। ऑप्शनल था टोटल इनकम, मेरा सैलरी इनकम अपन ने कंप्यूट किया था 826,960। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 94,000 है। बी इंटर हेड सेट ऑफ इज अलाउड अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम अप टू 2 lakhs। ये मेरा लेस देन 2 lakhs है, तो ये मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ अगेंस्ट सैलरी, पॉसिबल, यस। तो ठीक है, मैं ये माइनस कर दूंगा। पीजीबीपी कुछ नहीं है, कैपिटल गेन्स बिकॉज ऑफ दैट एग्जेम्पशन अपन का कुछ नहीं है, एंड आईएफओएस मेरा 4 लाख ही है, तो यहाँ पे मेरा 94,000 माइनस होएगा। तो अभी मेरा टोटल इनकम कितना आएगा, 826,960 माइनस 94,000 एंड प्लस 4 lakhs, मेरा आया 1132,960। ये आया मेरा जीटीआई। अभी एटीसी का डिडक्शन का एडजस्टमेंट है अपन को, एटीसी का डिडक्शन 75,000 as life insurance for self and wife and 1 lakh towards PPF। तो एटीसी थे ये दोनों एलिजिबल डिडक्शंस है, 75,000 1 लाख, तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया 175, तो मैंने आउटफ्लो किया है। एटीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना है 1,50,000, मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा 1,50,000 माइनस 1,50,000, तो 1132,960 माइनस 1,50,000 982 960, मेरा टोटल इनकम आ गया। मुझे टोटल इनकम पूछा ही नहीं है, मुझे सीधा टैक्स लायबिलिटी पूछा है, तो इसके ऊपर मैं टैक्स लायबिलिटी नहीं जाऊंगा, तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ टैक्स लायबिलिटी ऑप्शनल। ठीक है, मेरा इनकम कितना है 982,960, 982,960 पे मेरा बेसिक टैक्स, कोई भी स्पेशल रेट इनकम नहीं है, तो सीधा मेरा स्लैब रेट से अप्लाई करूंगा मैं। बेसिक अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम एंड इसका एज भी 45 ईयर्स है, तो नॉर्मल स्लैब्स 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10, इधर नील, इधर 5%, इधर 20%। यहाँ पे मेरी इनकम का जो भी रहेगा उस हिसाब से परसेंटेज, नील 12,500, मेरी 10 लाख से ऊपर नहीं है, मेरी कितनी है 982,960 माइनस 5 लाख, तो मेरा 20% पे कितना इनकम चार्ज होगा 482,960 इंटू 20%, दैट इज 96,592। तो मेरा बेसिक टैक्स कितना हो गया 96,592 प्लस 12,500, 109,092 प्लस सेस एट द रेट 4%, 4364, मेरा टोटल टैक्स आ गया 113,456, 113,456, एंड ये राउंड ऑफ करूंगा तो 113,460। देख लेते हैं मुझे वो ऑप्शन में है क्या, तो टैक्स लायबिलिटी ऑप्शनल 113,460। ठीक है, अंडरस्टूड। तो फेस सिनेरियो पांचों एमसीक्यूज बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, एक एक एडजस्टमेंट लेके सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बट इफ यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए ही इररिलेवेंट एडजस्टमेंट्स एलिमिनेट कर दोगे, तो तुम्हारा फटाफट हो जाना चाहिए। अभी बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मैं तुम्हें एक बहुत ही, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रीचेक द फेस बेस्ड एमसीक्यू, कि अपन ने जो भी प्रोविजंस अप्लाई किए हैं बराबर किए हैं या नहीं। व्हाई, आई आल्सो शो यू दैट। सी, इंस्टीट्यूट को भी एक एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट्स की गलती कहाँ पे हो सकती है,
ठीक है। तो वो गलती अगर अपन करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा इंस्टीट्यूट ऑप्शन में वो भी रखेगा। तो अभी तो क्या अपन को ये आंसर्स आए एंड अपन ने मार्क कर दिया एंड अपन ने चेक कर लिया, बट एग्जाम में अपन के पास चेक करने के लिए सॉल्यूशंस तो है नहीं। तो अगर मेरा तो दूसरा ऑप्शन आता, मैंने देता ओके मेरा आंसर आया एंड ऑप्शन में वो भी है, तो मैं मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, दैट इज फाइन। बट आई विल रीचेक, अगर गलती से मैंने कोई प्रोविजन गलत अप्लाई किया एंड मेरा गलत आंसर आया एंड वो भी ऑप्शन में है, तो भी मुझे तो लगेगा अरे सही आ गया, वैसा नहीं होना। इसलिए आई विल जस्ट रीचेक। क्यों? एमसीक्यू ट्रेस सिनेरियो में मैं पहले 10 मिनट्स के आसपास डाल रहा हूँ, 10 to 15 मिनट्स। अभी उसमें मैंने डालते अगर मेरा गलत आ जाए तो मेरे पूरे 10-15 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा आई विल जस्ट अप्लाई 2 more minutes, रीचेक कि होते मैंने सारे प्रोविजंस बराबर अप्लाई किए, जस्ट फॉर अ केस। यहाँ पे अपने सारे आंसर्स अभी अपने बराबर है, बट ये एमसीक्यू या ये ट्रेस सिनेरियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या था कि इंटरहेड सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो ये अपन ने इग्नोर किया था। बट जस्ट इन केस अगर सपोज तुम ये भूल जाते ये एडजस्टमेंट, तो तुम ये सेट ऑफ कर देते, तो तुम्हारा टोटल इनकम कितना आता? 12,01,960 तुम्हारा आंसर था। 12,01,960 माइनस 94,000 तुम कर देते, तुम्हारा आंसर आता 11,07,960। एंड तुम देखने जाओगे तो वन ऑफ द ऑप्शंस इज आल्सो 11,07,960, दिस इज आफ्टर इंटरहेड एडजस्टमेंट, जो तुम्हें नहीं करना है। बट अगर तुम भूल गए, तुमने कर दिया, तो भी तुम्हें ये ऑप्शन दिखेगा, तुम इसे मार्क कर दोगे। ये मार्क कर दिया तो तुम्हारा इनकम आ गया 11,07,960, दैट इज लेस देन 12 lakhs। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी, तुम बोलोगे डायरेक्टली 12 लाख का तो टैक्स ही नहीं लगता, रिबेट आ जाएगा पूरा। तो उस चक्कर में अगर तुमने वो एक एडजस्टमेंट गलत किया रहता, तुम्हारे दो एमसीक्यूज गलत भी होते। इसीलिए आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि फेस बेस्ड एमसीक्यू में तुम पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद भी अगेन स्पेंड अ मिनट और टू इन रीचेकिंग, ओके तुमने सारे प्रोविजंस अप्लाई कर दिए क्या, एक बार रिकलेक्ट करो एंड जो भी किए हैं सही किए हैं क्या, डिपेंडिंग ऑन द रेजिम, डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस, सब बराबर किया है या नहीं, रीचेक करो। ठीक है, यहाँ पे तो अपने पास सॉल्यूशन है एंड उस हिसाब से अपन ने सारे आंसर्स बराबर किए। इंटरहेड सेट ऑफ नॉट अलाउड, तो मेरा इनकम है 12,01,960 एंड टैक्स है 2,040। समझा तुम्हें कि ऑलवेज टेक अ मिनट और टू मोर ऑन एमसीक्यूज बिकॉज एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट। वरना पता चला 10 मिनट पूरे स्पेंड किए एंड दो एमसीक्यूज गलत दिए तो मतलब ही नहीं है। तो ऑलवेज टेक अ मिनट और टू मोर टू रीचेक फॉर एटलीस्ट फेस बेस्ड एमसीक्यूज, इफ नॉट फॉर अदर क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो फेस बेस्ड एमसीक्यू अपन ने कंप्लीट किया, फेयरली इजी। एक या दो ट्रिक एडजस्टमेंट्स थे, बट ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, इट इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के ऊपर है। बराबर से दिख रहा है अभी? यस। Mr. Subhash, an Indian citizen, is currently in employment with an overseas company located in country X. During the previous year 25-26, he comes to India for 135 days. He is in India for 100 days, 50 days, 76 days, and 45 days in financial years 21-22, 22-23, 23-24, and 24-25 respectively. His annual income for the previous year 25-26 is as follows. Salary earned and received in country X 2 lakhs. Income earned and received from house property situated in country X 5 lakhs. Income deemed to be accrued and arise in India 2 lakhs. Income from retail business accrued and received outside India but controlled from India 10 lakhs. Income accrued and arise in India 4 lakhs. Determine residential status of Mr. Subhash for assessment year 26-27. He is not liable to pay tax in country। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी अपन तो रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल में बहुत ही सिंपल सा है। अपन तो चार कंडीशंस है, ठीक है, दो बेसिक कंडीशंस, दो न्यू कंडीशन। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? स्टे इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 182 डेज और मोर। बेसिक कंडीशन 2 क्या है? स्टे इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 60 days or more and stay in preceding 4 years is 365 days or more. न्यू कंडीशन 1 क्या है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इन इंडिया, stay in relevant previous year 120 days or more, preceding 4 years 365 days or more, and RBNOR income more than 15 lakhs. एंड लास्ट वाला है डीम्ड रेसिडेंट,
कौन है? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर जुरिस्डिक्शन एंड आरबीएन और इनकम मोर देन 15 lakhs। तो ये चार कंडीशन अपन को चेक करनी है, चारों में से कोई भी सेटिस्फाई हुई तो ही विल बी रेसिडेंट। एंड अगर वो बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट बनता है तो ही कैन बी ईदर आर एंड ओ आर या आरबीएन ओ आर। एंड अगर न्यू कंडीशन या डीम रेसिडेंट है तो डायरेक्टली आरबीएन ओ आर। ठीक है, अभी मिस्टर सुभाष कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी नहीं? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ही कम्स टू इंडिया फॉर 135 डेज। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं। क्यों? उनका करंट ईयर में क्या है? 135 डेज है, तो ये वाली सेटिस्फाई नहीं हुई। बेसिक कंडीशन नंबर 2 अपन चेक करते थे, बट ही इज एन इंडियन सिटीजन हु इज आउटसाइड इंडिया विजिटिंग इंडिया। तो इफ यू रिकॉल, ये इससे एक्सेप्शन में फॉल होता है, तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल। इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, और दो एक्सेप्शन क्या है? इंडियन सिटीजन लिव इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लिव इन इंडिया एज अ ट्रू मेंबर ऑफ शिप। तो ये तीन जनों के लिए अपन बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मेरी बेसिक कंडीशन नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल। बेसिक कंडीशन नंबर 3, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, ओके सुभाष इज एन इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया। करंट ईयर स्टे मोर देन 120 डेज, मोर देन इक्वल टू 120 डेज, यस मेरा 135 डेज है। प्रीसीडिंग 4 इयर्स का स्टे 365 डेज है क्या? तो क्या डेटा दिया है? He is in India for 100, 50, 76 and 45 for FY 21-22, 22-23, 23-24 and 24-25। तो क्या है? 100, 50, 76 and 45। ये तुम टोटल करो दे, 100 plus 50 plus 76 plus 45, it is 271 days। तो 271 is less than 365, तो मेरा यहाँ पे अटक रहा है कि इट इज ओनली 271। तो मुझे ये वाले तो चेक करने का मतलब ही नहीं है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। अब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, आई कैन स्टिल बी अ डीम्ड रेसिडेंट। मैं हूं नहीं, पर गवर्नमेंट इज एज्यूमिंग कि ओके यू आर अ रेसिडेंट। एंड वो तब होएगा इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी जुरिस्डिक्शन। अभी यहाँ पे अपन को लास्ट लाइन दिया है, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन कंट्री एक्स एंड ही इज एन इंडियन सिटीजन। तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अभी दिस पर्सन इज अ डीम्ड रेसिडेंट, अगर उसकी आरबीएनओआर इनकम, RBNOR income is a loosely used word, but actual meaning is total income excluding income from foreign sources, but except business controlled from India or profession set up in India। तो ये और कुछ नहीं, ये तुम्हारा आरबीएनओआर का डेफिनेशन ही है। आरबी सॉरी नॉट आरबीएनओआर, ये तुम्हारा आरबीएनओआर का स्कोप ऑफ इनकम ही है। तो लूजली वी कैन यूज आरबीएनओआर इनकम। जब तुम आंसर लिखोगे तब तुम्हें यू शुड राइट टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फिर ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बट लूजली आरबीएनओआर इनकम इज मोर देन 15 lakhs। तो अपन वो चेक करेंगे कि अगर वो आरबीएनओआर होता तो उसकी इनकम मोर देन 15 lakhs है क्या, तो उससे टोटल इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन कंट्री, दिस इज प्योरली फॉरेन सोर्स इनकम, तो मैं ये नहीं लूंगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन कंट्री एक्स, ये भी नहीं लूंगा। फिर इनकम डीम्ड टू एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, ये आ जाएगा 2 lakhs। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन इनकम बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो अगर आरबीएन वाला लेता तो ये टैक्सेबल लेता था, यस, तो ये इंक्लूड करना है। इनकम एक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, ये भी आएगा। तो मेरा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सेप्ट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो मेरी इनकम कितनी आ गई? 16 lakhs, दिस इज मोर देन 15 lakhs। तो आई एम सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एज वेल। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आई एम अ डीम्ड रेसिडेंट एंड डीम्ड रेसिडेंट्स आर ऑलवेज आरबीएनओआर। तो मिस्टर सुभाष का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? इज अ डीम्ड रेसिडेंट और आरबीएनओआर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन ऑन सैलरीज। अच्छा क्वेश्चन है, बट जस्ट बिफोर रीडिंग ऑल द डिटेल्स, सैलरी का क्वेश्चन में अपन हमेशा क्या करना, पहले चेक करना कौन सा रेजिम पूछा है, डिफॉल्ट, ऑप्शनल या बोथ। एंड अगर अपन को ग्रॉस सैलरीज पूछा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज पूछा है, या जीटीआई पूछा है, या टोटल इनकम पूछा है, क्या पूछा है, अपन वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो compute the income chargeable to tax under the head salaries in hands of Miss Nisha for AY 26-27 under optional tax regime। तो अपन को क्या पूछा है?
ओनली सैलरीज इनकम पूछा है तो अपन तो जीटीआई तक भी नहीं जाना है, एंड अंडर ऑप्शनल टैक्स दैट इज ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अभी अपन एथिक एडजस्टमेंट देखते हैं एंड क्या टैक्सेबिलिटी दे रही है वो चेक करते हैं। तो Miss Nisha is a marketing manager in Rose Limited. She gives you the following details for PY 25-26. Basic salary 45,000 per month, fully taxable. Dearness allowance 10,000 per month, be fully taxable. 30% is for retirement benefits. तो dearness allowance in terms कितना है 3,000 per month, not in terms कितना है 7,000 per month. Bonus 1 month basic salary. Bonus if you recollect is taxable only on receipt basis. And जब क्वेश्चन में अपन को सिर्फ बोनस दे तो unless otherwise given we will assume it is received, so taxable. She contributes 18% of her salary and उसमें क्या basic plus DA towards RPF and company contributes the same amount. अभी RPF में दो जन के contribution है, उसका खुद का भी and company का भी. Self contribution is allowed as deduction under section 80C under optional tax regime. यहाँ पे optional tax regime है but अपन तो total income पूछा ही नहीं है, तो 80C का adjustment है but we will ignore. बट अगर अपन तो यहाँ पर टोटल इनकम पूछा रहता तो दिस वुड हैव बीन इम्प्लाइड और हिडन एडजस्टमेंट, 80C का भी रहता था, बट ठीक है 80C नहीं है. बट कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट सेम अमाउंट, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए फुल, यहाँ पे इन टर्म्स नहीं है, बट जब तुम एग्जेम्पशन कैलकुलेट करोगे तब तुम्हारे सैलरी में रहेगा बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स. फिर मोटर कार परक्विजिट है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एब्रॉड का है, ठीक है. तो अपन लाइन बाय लाइन आते हैं, ठीक है. मिस निशा का सैलरी इनकम, क्वेश्चन नंबर 7. मिस निशा सैलरी इनकम क्या दिया है मुझे, ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है. क्या क्या इंफॉर्मेशन है मुझे, बेसिक सैलरी कितना है 45 पर मंथ, 45,000 पर मंथ टू 12 मंथ्स, 45,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स कितना आ गया 5,40,000. फिर डियरनेस अलाउंस मैं यहाँ पे फुल लिखूंगा 10,000 पर मंथ टू 12 मंथ्स 1,20,000. फिर बोनस भी आ गया विद दो नोट assumed to be, ये नोट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज अनलेस अदरवाइज गिवन इज अ जनरल assumption थी, अनलेस अदरवाइज गिवन इट शुड बी रिसीव्ड. 1 मंथ का बेसिक सैलरी है या बेसिक प्लस डीए है, 1 मंथ बेसिक सैलरी तो 45,000. नेक्स्ट है तुम्हारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक्चुअल कितना है तुम्हारा बेसिक 5.4 lakhs प्लस डीए भी पूरा कंट्रीब्यूशन करते वक्त उन्होंने दिया बेसिक प्लस डीए फुल इनटू प्रिस्क्राइब परसेंट दिया है उन्होंने 18% दिया है उन्होंने कंट्रीब्यूट करते 18%, तो 5,40,000 प्लस 1,20,000 to 18%, it is 118800 माइनस एग्जेम्पशन डिडक्शन जो भी बोलो that will be 5.4 lakhs plus 1.2 पूरा नहीं क्योंकि एग्जेम्पशन के लिए व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन, यहाँ पे कमीशन है नहीं तो डीए इन टर्म्स 1.2 lakhs into 30%, ये हो जाए मेरा 36,000 टू 12%, तो 5,40,000 प्लस 36,000 into 12% that is 69,120. कि मैं माइनस करूंगा 118800 से मेरा टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 49,680. अंडरस्टूड. फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ हो गया. फिर नेक्स्ट अब आते हैं मेरे परक्विजिट. परक्विजिट्स में इनके अच्छे एडजस्टमेंट्स. मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन
more than 1.6 liter. So this is a big car. अपन ने बाइफरकेशन दिया है स्मॉल कार बिग कार डिपेंडिंग ऑन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 है तो स्मॉल कार मोर देन 1600 तो बिग कार तो यहाँ पे क्या दिया है exceeds 1.6 liters that is more than 1600 cc so this is a big car and car is owned by employer provided to Nisha from 1 November 25 this is important पूरे साल के लिए कार दिया है क्या नहीं नवंबर से नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च जो भी पर्च विजिट रहेगा वो अपना 5 मंथ का रहेगा फिर यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस तो यहाँ पे उसने जो मोटरकार एम्प्लॉयर का है वो बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस दोनों के लिए है रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंस ऑफ 50,000 वेर फुल्ली मेड बाय निशा तो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय कार बाय एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय तो यहाँ पे तुम्हें बेनिफिट क्या हुआ सिर्फ कार का ही बेनिफिट मिला है एक्सपेंसेस तो तुम खुद ही कर रहे हो परक्विजिट वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ कार द मोटर कार वाज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय तो यहाँ पे तुम्हें ड्राइवर फैसिलिटी भी है क्या नहीं तो इफ यू रिकलेक्ट द परक्विजिट वैल्यूएशन में मोटर कार सैलरीज चैप्टर है ये अपना सैलरीज में तो अपना हो गया हाँ यहाँ से परक्विजिट चालू हो रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन मेडिकल परक्विजिट्स लीव ट्रैवल कंसेशन यस मोटर कार में कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय तो अपना ये वाला कॉलम रहने वाला है एंड इसमें अपना क्या है पार्टली ऑफिस यूज पार्टली पर्सनल यूज तो मेरा परक्विजिट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ कार एंड विद कार में दैट इज 900 पर मंथ डायरेक्ट परक्विजिट वैल्यूज आर टू बी टेकन इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर बाय एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय also ignore amount recovered from employee तो यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यू दी है दैट इज माय डायरेक्ट परक्विजिट वैल्यू एंड क्या वैल्यू है 900 पर मंथ तो मेरा परक्विजिट वैल्यू इधर क्या आ जाएगा 900 per month into 5 months that is 4500 फिर आता है मेरा यहाँ पे परक्विजिट्स मोटर कार कितना आया मेरा 4500 फिर नेक्स्ट परक्विजिट क्या है कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 18,000 टू इफेक्ट इंश्योरेंस एंड हेल्थ ऑफ मिस निशा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इज एन एग्जेम्प्ट परक्विजिट इसका मैं कुछ नहीं करूंगा फिर ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वापस हर एम्प्लॉयर gave him a rent free accommodation in Mumbai from 1/4/24 the house was taken on lease by Rose Limited for 12,000 per month perquisite value of such accommodation for 24-25 was 55,000 and फिर तुम्हें CII फैक्टर्स भी ये CII फैक्टर्स देते तुम्हें एक हिंट भी आ जाएगा एंड नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ से भी समझना चाहिए when other than government employees का rent free accommodation है and same accommodation is continued for more than one previous year तो तुम्हें perquisite value fresh तो निकालना ही है but तुम्हारा वापस perquisite value will be lower of current year perquisite value या previous year perquisite value CII adjusted understood तो यहाँ पे अपन current year perquisite value भी देना है ठीक है तो सबसे पहले वापस एक बार अपन perquisite valuation में डिटेल में आ जाते हैं परक्विजिट वैल्यू में रेंट फ्री अकोमोडेशन ये रहा रेंट फ्री अकोमोडेशन में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन वेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में लाइसेंस फीस है अपन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या नहीं वी आर एम्प्लॉयड विद रोज लिमिटेड तो अदर केस में अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ हाउस आ जाता है बट अपना ओन्ड है क्या नहीं एम्प्लॉयर ने भी किसी से लीज पे लिया है एंड अपन को दिया है तो वो केस में अपना वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या है लीज चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी whichever is lower and 10% of salary में सैलरी का मीनिंग क्या है सैलरी मीन्स ऑल टैक्सेबल नॉर्मल मॉनेटरी पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स तो क्या क्या आ जाएगा बेसिक सैलरी यस बोनस यस कमीशन यस डीए इन टर्म्स यस नॉट इन टर्म्स नहीं आएगा फिर अदर अलाउंसेस जितना टैक्सेबल है उतना आ जाएगा अदर परक्विजिट जो मोटर कार परक्विजिट का वैल्यू है वो सब आएगा क्या नहीं दोज आर नॉट माय मॉनेटरी पेमेंट्स फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फंड्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आएगा क्या नहीं दोज आर नॉट नॉर्मल मॉनेटरी पेमेंट्स नॉर्मल मतलब जो मुझे डायरेक्टली मिला है ये मुझे मिला है क्या नहीं फंड में दे फंड में बाद में मुझे मिलेगा बट अभी मिला है क्या नहीं तो ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा तो सैलरी में क्या आएगा बेसिक डीए इन टर्म्स एंड बोनस
तो मेरा पर विजिट वैल्यू क्या है, लीज चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर से मेरा 25-26 का पर विजिट वैल्यू आ जाएगा। तो मैं 25-26 का पर विजिट वैल्यू पहले निकालता हूँ। 25-26 का पर विजिट वैल्यू के लिए मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन 25-26 इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या हो जाइए, लोअर ऑफ लीज चार्जेस। एक्चुअल लीज चार्जेस कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, 12,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, दैट इज 1,44,000। 12,000 दिए, yes 12,000 per month, and 10% of salary, that is 10% into ये नंबर जो भी रहेगा वो। अभी सैलरी का डेफिनेशन में अपने क्या क्या पढ़ा, बेसिक मेरा आ जाएगा, तो बेसिक 540, डियरनेस अलाउंस कितना है 120, बट पूरा आएगा क्या, नहीं ओनली इन टर्म्स, उसमें से कितना है 30%, तो 36,000। बोनस ये आ जाएगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं आएगा, पर विजिट दूसरा नहीं आएगा, तो 5,40,000 बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स 36,000 प्लस बोनस 45,000, 540 प्लस 36,000 प्लस 45,000, ये आ रहा है मेरा 621,000, यहाँ पे 62,100। तो विच एवर इज लोअर में मेरा इस साल का वैल्यू कितना आया 62,100, तो ये मेरा इस साल का इंडिपेंडेंट वैल्यू आया। बट whenever one accommodation is continued to be provided, यहाँ पे देखो value of purchase in second year applicable in face of other employer when one accommodation is provided for more than 1 year, तो सेकेंड ईयर वैल्यू क्या रहेगी, या तो परक्विजिट वैल्यू एज कंप्यूटेड अबव फॉर ईयर 2, तो ये आया मेरा 62,100, या फिर ईयर 1 की वैल्यू इनटू सीआईआई एडजस्टमेंट। ईयर 1 की वैल्यू मुझे क्या दिया था 55,000 इनटू सीआईआई एडजस्टमेंट क्या है 376 डिवाइड बाय 363, तो यहाँ पे ईयर 1 का वैल्यू 24-25 का वैल्यू देगा 55,000, तो मेरा वो वैल्यू क्या आ जाएगा 55,000 ईयर 1 वैल्यू इनटू इस साल का सीआईआई दैट इज 376 डिवाइड बाय पिछले साल का सीआईआई 363, 55,000 इनटू 376 डिवाइड बाय 363 कितना आ जाएगा मेरा 56970। तो मेरा एक्चुअल परक्विजिट वैल्यू क्या रहेगा दिस 62,100 या PY 24-25 बताओ to CII adjustment, that will be मेरा 55,000 into 376 divided by 3 equal to 56970। तो ओवरऑल मेरा परचेज वैल्यू इन दोनों में भी विच एवर इज लोअर रहेगा, मेरा वो वैल्यू क्या आ जाएगा 56970। रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू कितना आ गया 569। फिर मुझे आगे और क्या दिया है, और कौन से मेरे परक्विजिट्स है, company incurred expenses on treatment of a daughter abroad including stay expenses of 1,50,000 as permitted by RBI। अभी यहाँ पे एंड अगला क्या है साथ में देते थे, कंपनी also incurred expenses in relation to foreign travel for medical treatment of daughter of 80,000। तो अभी यहाँ पे if you go into medical perquisites, तो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेंबर इज एग्जेम्प्ट। कौन कौन है फैमिली मेंबर, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स इफ डिपेंडेंट, यहाँ पे किसका ट्रीटमेंट है डॉटर का, तो चिल्ड्रन इज ऑलवेज कवर्ड, तो वो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा ये सब केसेस में। एब्रॉड ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट एंड स्टे का अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट एज पर आरबीआई लिमिट्स, तो यहाँ पे भी अपन तो जो भी अमाउंट है दैट इज विद इन आरबीआई लिमिट्स, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इफ जीटीआई जीटीआई एक्सक्लूडिंग दिस अमाउंट, दिस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अमाउंट अगर अप टू 8 लाख है तो परक्विजिट एग्जेम्प्ट रहेगा। इफ जीटीआई एक्सक्लूडिंग दिस अमाउंट इज मोर देन 8 लाख तो परक्विजिट टैक्सेबल रहेगा। एंड ये 8 लाख का अभी
रिसेंट अमेंडमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ वापस। treatment of daughter and treatment of her daughter abroad including state, तो treatment and stay expenses 1,50,000 permitted by RBI है, तो विद इन आरबीआई लिमिट से तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। अभी इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल, अगर मेरा जीटीआई एक्सक्लूडिंग दिस अमाउंट इज मोर देन 8 lakhs तो टैक्सेबल है, इफ लेस देन 8 lakhs या अप टू 8 lakhs तो नॉट टैक्सेबल। तो मुझे इसके अलावा जीटीआई का मुझे रफ कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा और कुछ अमाउंट है क्या? नहीं। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम है क्या? नहीं। तो आई कैन गो अहेड। ठीक है, तो मेरा 540 प्लस 120, 540 120, फिर 45,000 का बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन में 49,680, फिर मोटर का परचेज 4,500, रेंट की अकोमोडेशन 56,970, 56,970, फिर और मेरा कुछ परचेज नहीं था, तो ये वैल्यू मेरा आता है 816,150। ऐसा तो लगता है मोर देन 8 lakhs, नहीं, बट दिस इज मेरा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से मुझे क्या क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ऑप्शनल टैक्स रजीम है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, माइनस 50,000, तो मेरा जीटीआई बिफोर जीटीआई एक्सक्लूडिंग दिस अमाउंट कितना आया था? 766,150, दैट इज लेस देन 8 lakhs। तो ये अमाउंट मेरा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरा GTI excluding this B is 766,150, that is up to 8 lakhs, therefore exempt। तो मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं नोट से दूंगा। मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी मेरा कितना आया था? 826,150, नहीं सॉरी 816,150 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 3,000, तो 766। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8 ऑन चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फेयरली इजी क्वेश्चन, दो तीन एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं, ट्रिक एडजस्टमेंट्स, जिसमें आईसीआई टेस्ट कर रहा है कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं सही से। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, सेट ऑफ द क्वेश्चन में हमेशा देती था वेदर द एसएससी इज ऑप्टिंग फॉर ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम, एंड अपना रिक्वायरमेंट क्या है, आर वी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन नीचे आएंगे, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम दैट इज जीटीआई ऑफ मिस्टर विपुल एज पर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉसेस व्हिच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, तो अपन को फाइंड करना है जीटीआई इन ओल्ड टैक्स रेजिम मिस्टर विपुल। क्वेश्चन 8, मिस्टर विपुल GTI computation optional tax regime, मेरा salaries, house property, TGBP, capital gains, IFOL, ये मेरा करंट ईयर नीचे, फिर पास्ट ईयर के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऊपर। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,60,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 8,60,000, short term capital gain on sale of equity shares listed on recognized stock exchange STT paid 199,800। तो ये हो गया मेरा 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल है 20%। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स 102,500, लॉस फ्रॉम बेटिंग 87,500, एक्सपेंसेस ऑफ लॉटरी इनकम 7,500। इफ यू रिकॉल, ये दोनों एडजस्टमेंट का तुम कुछ इफेक्ट नहीं दोगे, क्यों? बेटिंग या विनिंग्स में नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंसेस, एंड जो लॉस हुआ वो तुम किसी और के दिन सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो, तो ये दोनों एडजस्टमेंट का नो इफेक्ट। तो तुम इस इन दोनों एडजस्टमेंट से सीधा नोट लिख दोगे। फिर एक्सपेंसेस ऑन लॉटरी इनकम भी इग्नोर हो गया अपना। फिर इनकम फ्रॉम लॉटरी 38,500 नेट ऑफ टीडीएस। नेट ऑफ टीडीएस मतलब ये मेरा नेट रिसीट्स है, विनिंग्स के ऊपर या लॉटरी इनकम के ऊपर कितना टीडीएस करता है? 30%। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस इनकम कितना रहेगा? 38,500 डिवाइड बाय 70%, दैट विल बी इक्वल टू 55,000। ठीक है, अभी तक मैं इतना डेटा प्लॉट कर देता हूँ। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2,60,000, बिजनेस का इनकम है 8,60,000,
8 to 60, फिर 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 199,800, फिर इनकम फ्रॉम कार्ड विनिंग्स है 102,500, फिर अगले दो एडजस्टमेंट्स इग्नोर करने हैं, फिर वापस विनिंग्स है 55,000, ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल नॉट नेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस 20,000। अभी यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द एडजस्टमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस। अब तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हारे बुक में या फिर इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज अ सेक्शन जिसमें ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस जो रहता है उसका उसका क्या एडजस्टमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है। वो सेक्शन में क्या दिया है कि व्हेन द एक्टिविटीज ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस एंड उसका लॉस रहेगा तो दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। बट यहाँ पे तुम्हारी एक्टिविटी क्या है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस कैमल्स नॉट रेस हॉर्सेस। तो इसका जो लॉस है वो तुम एज ए नॉर्मल लॉस ट्रीट करोगे, नॉर्मल बिजनेस लॉस। ओके, अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का लॉस है दैट विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओएमआरएच इनकम। बट ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस कैमल्स है तो दिस इज जस्ट योर अनदर बिजनेस, तो इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम। या फिर तुम बिजनेस लॉस के रूल सेट ऑफ अप्लाई करोगे तो करंट ईयर में एनी बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स या आईएफओएस, बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में ओनली बिजनेस इनकम। तो ये मेरा 20,000 का जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस कैमल्स है वो मेरा इधर ये जो बिजनेस इनकम है उसे सेट ऑफ हो सकता है क्या? यस, 20,000 कैमल बिजनेस एंड मेंटेनिंग रेस कैमल्स। फिर नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस 97,800। यहाँ पे है रेस हॉर्सेस तो यहाँ पे दिस इनकम विल बी टैक्सेबल। यस, 97,800 की इनकम विल बी टैक्सेबल। इधर एज पीजीबीपी और एज आईएफओएस तुम्हें जैसे भी लेना है ले लो। राइट अ नोट फॉर अल्टरनेटिव, द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल। व्हाई आई एम सेइंग बोथ आर पॉसिबल, इंस्टीट्यूट ने खुद से इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस में अलग अलग दिया हुआ है। तो इस सॉल्यूशन में पीजीबीपी लिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन में आईएफओएस लिया हुआ है, मोर अप्रोप्रिएट आईएफओएस। एंड ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी उन्होंने आईएफओएस लिया है तो अपन भी आईएफओएस लेंगे। ओएमआरएच 97,800। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 25,000। एलटीसीजी सेल ऑफ लैंड मतलब 112 ही है 25,000। फिर नेक्स्ट, income of minor daughter Ria from strip lighting for television series 15,000. Interest income of minor son Saurabh who suffers from disability specified in section 80U 2,50,000. Abhi, if you recall, minor child की income is always clubbed in the hands of parents except for two situations. When income is attributable to any work done by them or any talent of theirs, या फिर minor child suffers from disability under section 80U. तो ये जो दोनों केसेस है ये दोनों वो एक्सेप्शन टारगेट कर रहे हैं। क्या है? स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब उसका स्पेशल टैलेंट थी, उसने खुद ने काम किया है तो ये इनकम किससे टैक्सेबल रहेगी? माइनर डॉटर रिया उसने खुद से लिए। फिर नेक्स्ट क्या है? माइनर सन सौरभ, वो क्या है? ऐसे तो इंटरेस्ट इनकम है बट सौरभ सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी तो उसके लिए भी इनकम वो उससे खुद से लिए टैक्सेबल रहेगी। तो ये दोनों में क्लबिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड तुम लोग उसके लिए सिर्फ नोट लिखोगे कि व्हाई हैव यू नॉट कंसीडर्ड दीज इनकम्स इन योर जीटीआई कैलकुलेशन। व्हाई? बिकॉज ये इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर चिल्ड्रन देमसेल्व्स। अंडरस्टूड? फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की डिटेल्स दिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में क्या दिया है? लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस पर्टेनिंग टू एवाई 1415। टेक्सटाइल बिजनेस मतलब पीजीबीपी। PGBP the brought forward loss can be carried forward and set off and against only PGBP income but carried forward till 8 assessment years। ये कब का लॉस है? AY 1415। AY 1415 में तुम प्लस 8 years करोगे इट विल बी AY 2223। तो ये तुम कैरी फॉरवर्ड भी कर पाने चाहिए क्या? नहीं। तो इस साल सेट ऑफ होएगा क्या?
नहीं। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू AY 1718 112,500। अब वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस प्रीसीडिंग ईयर्स था, इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है क्या? यस, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर 8 इयर्स। कब का लॉस है? AY 1718 का लॉस है, तो तुम प्लस 8 इयर्स करोगे तो इट विल बी AY 25-26। तो इस साल तुम सेट ऑफ कर सकते हो क्या? नहीं। AY 25-26 was the last year, that is previous year 24-25 was the last year जब मैं ये सेट ऑफ कर सकता था। उसके बाद मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं। अभी AY क्या चल रहा है? AY 26-27 चल रहा है, तो इस साल तुम ये सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू AY 18-19 90,200। अब ये वापस AY 18-19 है, इसमें तुम 8 इयर्स ऐड करोगे तो इट विल बी AY 26-27। तो इस साल तुम सेट ऑफ कर सकते हो क्या? यस, इनफैक्ट ये तुम्हारा लास्ट ईयर है जिसमें तुम इस ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पिछले साल का तुम किससे नहीं सेट ऑफ कर सकते हो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों से नहीं सेट ऑफ कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में भी पहले दो लॉसेस का नो इफेक्ट, एंड इसके लिए तुम सिर्फ नोट लिख दोगे कि 8 इयर्स हैव लैप्स्ड, इसीलिए अपन ये सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एंड 90,200 का जो लॉस है वो तुम यहाँ पे लोगे। अभी अपन ने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है, प्लॉट कर दिया है। अब करंट ईयर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इस यहाँ पे ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है, ये बिजनेस लॉस अगेंस्ट दिस बिजनेस इनकम पॉसिबल। यस, 8,40,000। फिर करंट ईयर इंटरहेड एडजस्टमेंट, हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम पॉसिबल। यस, अगेंस्ट PGBP, यस, अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, यस, अगेंस्ट IFOS। विनिंग्स है तो विनिंग्स अगेंस्ट नो लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, बट OMRH, यस। बट तुम ये भी याद रखो, अंडर ओल्ड टैक्स regime हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स, बट मैक्सिमम 2 lakhs सेट ऑफ। तो बचा हुआ 60,000 तुम क्या करोगे? बचा हुआ 60,000 तुम करोगे कैरी फॉरवर्ड। ओके, ये 2 lakhs मैं कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूँ, बट मैं प्रेफर करूंगा नहीं करूँ। व्हाई? मेरा कैपिटल गेन्स कितने में टैक्सेबल है? 111 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5%, एंड मेरी अदर इनकम्स भी विल बी टैक्सेबल इन द रेंज ऑफ 20% to 30%। क्यों? ओल्ड टैक्स regime में इनकम मेरी डेफिनेटली मोर देन 5 lakhs है, तो 5 to 10 lakhs पे इट इज 20%, मोर देन 10 lakhs पे इट इज 30%। तो आई विल वांट कि पहले जो जनरल इनकम है 20 एंड 30% उससे सेट ऑफ कर दूं। तो ये 2 lakhs मैं पूरा इधर सेट ऑफ कर रहा हूँ, इधर मेरा 6,40,000 बचा। चाहिए तो मैं पार्शियली OMRH इनकम पार्शियली BJP पे अरेंज भी कर सकता हूँ। चाहिए तो मैं 111 पे अरेंज भी सेट ऑफ सकता हूँ। क्यों? 111 भी मेरा 20% है, PGBP भी मेरा नियरली 20% ही है, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? 111 के लिए मेरे पास पहले से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है, एंड अगर मैंने इधर ये 2 lakhs में से मुझे फिर वापस पार्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तो सेट ऑफ करना ही है, इसके बाद मेरा ये भी वापस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए। अंडरस्टूड? फिर करंट ईयर इंटरहेड डन। पास्ट ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111 के रेंज में सेट ऑफ कर सकता हूँ, 112 के रेंज में सेट ऑफ कर सकता हूँ। मैं किससे रेंज करूंगा? इससे रेंज करूंगा 90,200। क्यों? 20% 12.5%, मैं 20% वाली इनकम कम करूंगा ना। तो 199,800 माइनस 90,200, दैट इज 109,600। तो अब मेरे सारे सेट ऑफ भी हो गए। अभी मैं मेरा GTI कंप्यूट कर सकता हूँ। हेडवाइज इनकम में सैलरीज नेल, हाउस प्रॉपर्टी नेल, PGBP 6,40,000, कैपिटल गेन्स 109,600 प्लस 25,000 134,600, and IFOS 102,500 55,000 and 97,800, that is 255,300। तो मेरा GTI क्या आ गया? मेरा GTI आ गया 255,300 प्लस 134,600 प्लस 6,40,000, दैट इज 1029,900। तो मेरा GTI है 1029,900। क्वेश्चन में और क्या पूछा है? लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड में पहले पास्ट ईयर के लॉसेस देख लो। पास्ट ईयर के जो लॉसेस है
उसमें से टेक्सटाइल बिजनेस लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो आधे तुम कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते क्योंकि उससे 8 साल पहले ही खत्म हो गए, तो वो तुम्हें इस साल भी नहीं मिलने चाहिए एंड आधे कैरी फॉरवर्ड भी दे सकते हो, तो ये दोनों तो नहीं रहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू एवाई 18-19, ये क्या तुम्हारा लॉस बचा है क्या? नहीं, जितना भी लॉस अपन ने सेट ऑफ कर दिया इस साल, तो मेरा लॉस ही नहीं बचा, तो मैं कैरी फॉरवर्ड क्या करूंगा? तो मेरा कैरी फॉरवर्ड लॉस में क्या आइटम आएगा? करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी लॉस। टोटल लॉस कितना था? 260 का था, उसमें से 2 lakhs मैंने सेट ऑफ कर दिया, तो 60,000 इज एलिजिबल टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट 8 years। अंडरस्टूड? ओके, तो मेरा जीटीआई आ गया 1029,900 एंड लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड में हाउस प्रॉपर्टी लॉस 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ऑन टीडीएस टीसीएस। इजी क्वेश्चंस देखते हैं। ABC Limited sells a flat to Mr. Jatin for 47 lakhs on 15/5/25. Agreement to sell provides that in addition to consideration, Mr. Jatin has to pay maintenance charge of 10,000 per month for 24 months in advance, 3 lakhs for car parking, and 1 lakh for club membership fees to ABC Limited. Stamp duty value of the flat is 48 lakhs. तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन टारगेट कर रहे हैं? They are targeting section 194 IA। ठीक है, अब सेक्शन 194 IA में यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस इफ योर कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, उसके ऊपर 1% काटना है, बट ईदर ऑफ द अबव शुड बी 50 lakhs और मोर, तो ही तुम्हें टीडीएस काटना है एट 1%। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तुम्हारा 48 lakhs। कंसिडरेशन कितना है तुम्हारा? एग्रीमेंट टू सेल कितने का है? 47 lakhs। तो प्राइमा फेसी लगता है टीडीएस नहीं आएगा, बट इफ यू रिकॉल, मैं ओपन भी करता हूं नोट्स, टीडीएस टीसीएस 194 190, हाँ, if you recall 194 IAA, consideration or SDV is 50 lakhs or more, payment or credit whichever is earlier, 1% of whichever is higher TDS आएगा, but main point, consideration includes all incidental charges, club membership fee, car parking fee, electricity or water facility fee, maintenance fee, advance fee, etc. तो तुम कंसिडरेशन से ओवर एंड अबव कुछ भी इंसिडेंटल चार्जेस कलेक्ट करोगे तो वो भी तुम्हारा कंसिडरेशन के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में तुम्हारा सेल प्राइस क्या है? 47, सेल प्राइस 47 lakhs, बट इन एडिशन उसे इंसिडेंटल चार्जेस भी पे करने हैं, तो वो भी तुम्हारे कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। तो इंसिडेंटल चार्जेस में क्या है? मेंटेनेंस कितना है? 10,000 पर मंथ फॉर 24 months, दैट इज 2.4 lakhs। फिर कार पार्किंग फी 3 lakhs। फिर 1 lakh फॉर क्लब मेंबरशिप फी 1 lakh। तो तुम्हारा टोटल कंसिडरेशन कितना आ गया? 53.4 lakhs। अब नाउ दिस एक्सीड्स 50 lakhs, यस, तो थ्रेशोल्ड मीट हो गया। तो अब तुम्हारा क्या रहेगा टीडीएस? 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। कंसिडरेशन क्या है? 53,40,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 48 lakhs, whichever is having 53,40,000। तो TDS under section 194 IA will be 53.40 lakhs into 1% is equal to 53,400। Understood? फिर मेरा नेक्स्ट, State Government of Jharkhand grants a lease of coal mine to Messrs XYZ Limited on 1/5/25 and charged 7 crores for the lease. Messrs XYZ Limited sold coal for 2 crores to Messrs LMN, a public sector company, during PY 25-26. Turnover of XYZ Limited and Messrs LMN PSU for FY 24-25 amounted to 5.5 crores and 11 crores respectively. This I will put in the category of good question. क्यों? एक फेस सिनेरियो टाइप पार्ट ऑफ फेस सिनेरियो है, एंड वो एक फेस सिनेरियो में उन्होंने तुम्हें 2 ट्रांजैक्शंस दिए हैं एंड दोनों ट्रांजैक्शंस में तुम्हें टीडीएस टीसीएस सेपरेटली इवैल्यूएट करना है। अंडरस्टूड? तो 2 ट्रांजैक्शंस क्या है? पहला है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड एक्सवाईजेड के बीच में,
एंड दूसरा है XYZ एंड LMN के बीच में, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स लिखता हूँ। मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट झारखंड XYZ लिमिटेड, ये क्या है, लीज ऑफ कोल माइन, एंड यहाँ पे XYZ इज पेइंग द कंसिडरेशन 14 CR, सॉरी नॉट 14 CR, 7 CR, एंड सेकंड है मेरा XYZ टू LMN, यहाँ पे ये जो कोल निकाल रहा है माइन से वो LMN को बेच रहा है, कितने में बेचा है, 2 CR में। यहाँ पे XYZ इज अ कंपनी एंड LMN इज अ PSU, ठीक है। तो अपन तो दोनों ट्रांजेक्शन पे अलग अलग डिवाइडेड कर रहे हैं। फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट गिविंग द लीज ऑफ कोल माइन टू XYZ, so if you recollect the TCS provisions, ये वाला TCS अंडर सेक्शन 206C1C, लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन, अपन ने दिया है ना, कोल माइन है अपने क्वेश्चन में, एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग में एक्सेप्शंस क्या है, मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। तो मेरा तो कौन सा है, कोल माइन है, तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है क्या, यस। ट्रांजैक्शन, यस। लेसर कैन बी एनी एसएससी, तो यहाँ पे कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, तो चलेगा क्या, यस। लेसी कैन बी एनी पर्सन अदर देन अबव एक्सेप्शन, ऊपर एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो मेरे केस में पब्लिक सेक्टर कंपनी है क्या, नहीं। यहाँ पे LMN इज अ PSU, वो मेरा सेकंड ट्रांजेक्शन में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट टू XYZ, यहाँ पे ये PSU है क्या, नहीं। तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं है, 1 रुपया है तो भी TCS लेना है। टाइम ऑफ डिडक्शन रिसीट और डेबिट विचएवर इज अर्लियर, रेट क्या है 2%, तो यहाँ पे मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मेरा TCS आएगा 7 CR into 2% is equal to 14 lakhs. Understood? फिर नेक्स्ट, XYZ ने क्या किया है, कोल बेचा है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स पे TCS भी आता है, TDS भी आता है। अपना फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, हमेशा TCS। तो पहले चेक करेंगे TCS लग रहा है क्या, अगर TCS लगेगा तो अपन TCS लगाएंगे, TCS नहीं लगेगा तो अपन TDS अंडर सेक्शन 194 चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, XYZ लिमिटेड इज सेलिंग कोल टू LMN एंड LMN इज अ PSU, ठीक है। तो मैं वापस TCS के प्रोविजंस में आता हूँ। TCS में 206C1 सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स में क्या है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल्स, मिनरल्स में कोल, लिग्नाइट या आयरन ओर, टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस या तेंदुलीफ। अपन ने क्या बेचा है, कोल है, तो ये स्पेसिफाइड गुड्स अपना सेटिस्फाई हो गया, यस। सेलर कौन रहना चाहिए, एनी एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी एंड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड दिस। अपन कौन है, XYZ लिमिटेड, तो एनी एसएससी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस। तो सेलर, यस। स्पेसिफाइड गुड्स, यस। बायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन अबव एक्सेप्शंस, अबव एक्सेप्शंस में कौन कौन है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ओके। अपना बायर कौन है, मेसर्स LMN कंपनी, LMN इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो वो मेरा ये एक्सेप्शंस में फॉल हो गया, मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मेरा 206C1 इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों, मेरा बायर इज PSU दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो मेरे कोल बेचने पे जो भी TCS आ सकता था 206C1 वो आ सकता था, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज बायर इज PSU। तो TCS आएगा क्या, नहीं। अभी मुझे क्या करना है, TDS चेक करना है, बिकॉज इफ TCS नॉट एप्लीकेबल तो TDS कैन बी एप्लीकेबल, तो मैं TDS का 194Q चेक करूंगा, 194Q। कंडीशंस क्या है, पेयर कौन है, एनी बायर, एनी बायर विद द ओनली कंडीशन
पिछले साल का टर्नओवर शुड बी मोर देन 10 सीआर, 24-25 का टर्नओवर मोर देन 10 सीआर, एंड पेई कौन है? रेसिडेंट सेलर। थ्रेशोल्ड क्या है? 50 लाख से ज्यादा का सेल होना चाहिए या परचेज होना चाहिए। अपना कितना हो रहा है? 2 सीआर हो रहा है, तो दिस अगेन सेटिस्फाइड। टाइम ऑफ डिडक्शन पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, रेट क्या है? 0.1% ऑन एक्सेस अमाउंट। अभी यहाँ पे मेन कंडीशन अपन को क्या चेक करना है? यही चेक करना है बायर का टर्नओवर एक्सीड हो रहा है या नहीं। ये तो अपना हो गया, XYZ लिमिटेड इज अ रेसिडेंट सेलर, थ्रेशोल्ड मोर देन 50 lakhs हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो अपना TDS आ जाएगा 0.1%। यहाँ पे मेरा बायर कौन है? LMN। LMN का FY 24-25 का टर्नओवर क्या है? Turnover of XYZ Limited and LMN for 24-25 amounted to 5.5 and 11 crores. तो XYZ का है मेरा टर्नओवर 5.5 24-25 का, एंड LMN का है टर्नओवर 24-25 का 11 CR। अपन को जैसा चेक करना है बायर का, दैट इज LMN। Does this exceed 10 crores? Yes, this is 11 CR. Is this a resident pay? Yes. Is the sale amounts to more than 50 lakhs? Yes. तो आ जाएगा मेरा TDS अंडर सेक्शन 194Q 0.1% ऑन एक्सेस अमाउंट। 194Q ऐसा सेक्शन है जिसमें TDS तुम्हारा थ्रेशोल्ड से ऊपर जितना अमाउंट है उस पे ही आएगा, नॉट एन एंटायर अमाउंट। तो यहाँ पे कितना आएगा? मोर देन 50 lakhs पे कितना है? 2 CR minus 50 lakhs into 0.1%, 1.5 CR into 0.1%, that is 15,000। समझा? फिर अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये क्वेश्चन में अपन हमेशा पहले लास्ट पार्ट देख लेंगे, अपना रिक्वायरमेंट क्या है एंड रेजिम क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मतलब टोटल इनकम पे रुकना है या टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना है, एंड रेजिम की ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। तो मिस्टर युवान का केस है, एंड अपना रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर युवान फॉर AY 26-27 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम। तो अपन को दोनों पूछा है, डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल, that is new and old, and साथ ही साथ अपन को क्या पूछा है? टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी दोनों। ठीक है, तो बिफोर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन आई विल जस्ट बी रेडी विथ माय फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर युवान, तुम्हें टोटल इनकम भी निकालना है, बाद में टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है। टोटल इनकम, डिफॉल्ट, ऑप्शनल में सबसे पहले सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, IFOS, ये हो जाएगा तुम्हारा GTI में से तुम माइनस करोगे डिडक्शन, तुम्हारा आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, फिर यहीं पे अपन टैक्स लायबिलिटी भी बता देंगे, तो मेरा फेस ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। अंडरस्टूड? अभी कौन कौन सा हेड है कौन कौन सा नहीं है, उससे लिए मैं एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करूंगा, एंड मैं एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट भी डिस्कस करते रहूंगा। ओके, तो Mr. Yuan, a resident individual aged 45 years, is engaged in manufacturing of textile business as a proprietor. He follows mercantile system of accounting, and net profit as per P&L after debiting or crediting the following items was 20 lakhs. सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तुम्हें हमेशा ध्यान देना है, तुम यू विल बी एंटाइटल्ड टू एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ओके, तो जहां पे भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट रहेगा, अपन चेक करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया है या नहीं। अगर ले लिया है तो इन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वी विल डिसअलाउ, एंड इन ऑप्शनल टैक्स रेजिम वी विल नॉट गिव एनी इफेक्ट। अगर नहीं लिया है तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नो इफेक्ट, बट ऑप्शनल टैक्स रेजिम में अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अंडरस्टूड? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का वो इंपैक्ट रहेगा, तुम्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन का ध्यान देना है। फिर अब 25,000 paid to creditors for goods in cash expenditure more than 10,000 per day, तो 48,3 था disallowance।
ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट 15,000, ये तुम्हारा पीएनएल में क्रेडिटेड है, बट दिस शुड बी टैक्सेबल एज आईएफओएस। तो पीजीबीपी में माइनस, आईएफओएस में एड, एंड एक और हिडन एडजस्टमेंट इन चीजों का क्या रहता है, 80 टीटीए का रिडक्शन, इंटरेस्ट इनकम और 10,000 whichever is lower। फिर contribution to notified approved research association for scientific research 1,10,000, scientific research के लिए तुम्हारा इन हाउस इज also allowed, contribution is also allowed, but contribution is allowed only in old tax regime, new tax regime में only in house is allowed, contribution is not allowed। तो डिफॉल्ट में एड बैक, ऑप्शनल में नो इफेक्ट। paid job charges for the value addition on fabrics 1,10,000 without deduction of tax to job worker by an account pay check। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, अकाउंट पे चेक, तो 40A3 डिसअलाउंस नहीं आएगा, बट तुमने विदाउट टीडीएस पे किया है, विदाउट टीडीएस पे करने पे तुम्हें 30% डिसअलाउ होता है इफ पेड टू रेसिडेंट। अभी वो कब आता है, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ये कौन सा सेक्शन बात है कर रहा है, जॉब चार्जेस, मतलब 194C। 194C में व्हेन आर इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर वाज मोर देन 1 CR, तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर तुम्हें दिया है क्या, यस, टर्नओवर ऑफ द बिजनेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 कितना है, 250 lakhs, दैट इज 2.5 CR। तो पिछले साल मोर देन 2.5 CR, सॉरी पिछले साल मोर देन 1 CR, तो इस साल तुम्हें 194C इफ एप्लीकेबल टीडीएस काटना है। 194C टू रेसिडेंट पे, वन जॉब चार्जेस, यस, एंड तुम्हारा ट्रांजैक्शन का थ्रेशोल्ड क्या है, 30,000 पर ट्रांजैक्शन या 1 लाख पर एनम, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे टीडीएस काटना चाहिए था 194C में, जो तुमने नहीं काटा है, तो यहाँ पे मेरा 30% डिसअलाउ हो जाएगा। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑफ 4,50,000 एज पर इनकम टैक्स रूल्स 1962 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन 15 lakhs being cost of new machinery purchased and put to use on 1,925। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है रिडक्शन, यस, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन 15 lakhs का नया मशीनरी, जो तुमने इस साल नया मशीनरी खरीदा 15 lakhs का, उसके ऊपर भी तुम्हें नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, यस। तो ये अलग से क्यों दिया है, इसके ऊपर तुम्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना है, जो तुम ऑप्शन में माइनस करोगे। अभी तुम करोगे 15 लाख से ऊपर 20% कर देते, बट यहाँ पे तुम्हें एक और एडजस्टमेंट रिलेटेड पे है, तो पहले अपन वो एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। सब्सिडी ऑफ 20% ऑन न्यू मशीनरी अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच वाज क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो ये जो नई मशीनरी खरीदी है तुमने 15 लाख की, इसके ऊपर 20% का तुम्हें सब्सिडी मिला है, एंड वो सब्सिडी तुमने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है। बट क्या ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, नहीं। सब्सिडी रिलेटेड टू मशीनरीज या सब्सिडी रिलेटेड टू असेट should be reduced from the cost of asset not to the P&L। ठीक है, तो ये जो 20% मतलब क्या, 15 lakhs into 20% कितना हो गया, 3 lakhs, जो तुमने P&L में क्रेडिट कर दिया है, इज इट योर टैक्सेबल इनकम, नो, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे तुम माइनस कर दोगे। ठीक है, अभी इंस्टेड ऑफ P&L ये क्या होना चाहिए, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ असेट से कम होना चाहिए, एंड तुम्हें उतना कम डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ असेट कितना हो गया, 12 lakhs, तो तुम्हें नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी 12 lakhs में मिलेगा, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 12 lakhs में मिलेगा। अभी नॉर्मल डेप्रिसिएशन 12 lakhs में मिलना चाहिए, कितना, 12 lakhs पे 15%, कितना, 180, बट तुमने कितने पे लिया है, 15 lakhs पे, 15 lakhs पे 15% तुमने ले लिया 225 का, ये 450 के अंदर इंक्लूडेड है वो। तो एडजस्टमेंट क्या करोगे तुम, तुम्हें कितने पे लेना चाहिए 12 lakhs, तुम्हें कितने पे लेना है, लिया है 15 lakhs, तो तुम डिफरेंस 3 lakhs के ऊपर 15% एड बैक कर दोगे, अंडरस्टूड। एंड जो तुम एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम, वो भी तुम करोगे ओनली 12 lakhs into 20%, पूरा ले लोगे क्या, यस, बिकॉज कब से स्टार्ट किया है, पुट टू यूज 1925, तो मोर देन 180 डेज भी है। तुम्हें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कितने में मिलेगा, ओनली ऑन 12 lakhs, नॉट ऑन योर एंटायर कॉस्ट, बिकॉज सब्सिडी से तुम्हारा कॉस्ट कम होगा, अंडरस्टूड। फिर insurance expense include 50,000 deposited with Life Insurance Corporation of India
for maintenance of her mother aged 70 years depended upon him suffering from severe disability. तो सबसे पहले ये मेरा है पॉइंट 80 डबल डी से डिडक्शन पे, ठीक है। बट उससे पहले तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए अपन क्या पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन कि ये सब आइटम्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो ये एलआईसी का जो प्रीमियम है वो मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया है। इज इट माय बिजनेस एक्सपेंडिचर? नो। तो नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले डिसअलाउ होएगा, मतलब एड बैक 50,000 एड बैक। अभी 80 डबल डी का डिडक्शन मिलेगा, क्यों? यू आर मेकिंग या यू आर इंकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर डिपेंडेंट रिलेटिव। रिलेटिव के डेफिनेशन में स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स इज होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन यू। यहाँ पे है तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट, तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा कितने का? यहाँ पे तुम्हें मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 और 1,25,000 एंड यू इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तुमने जितना भी एक्सपेंस किया हो, कम किया है, ज्यादा किया है, यू इग्नोर दैट एंड तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 या 1,25,000। तब 75,000 if the person is disabled and तब 1,25,000 if the person is severely disabled। यहाँ पे क्या है? सीवियर डिसेबिलिटी है, तो तुम्हें डिडक्शन कितने का मिलेगा? 1,25,000 का मिलेगा। सबसे पहले डिसअलाउ करो दे एंड आफ्टर जीटीआई तुम 125 का डिडक्शन लो दे अंडर सेक्शन 80 डबल डी। अंडरस्टूड? यस। फिर general expenses include revenue expenditure incurred for promoting family planning among state employees 75,000। family planning promotion expenses, these expenses are allowed as reduction only to company। अपना एसएससी कौन है? मिस्टर यूमान, ही इज एन इंडिविजुअल नॉट अ कंपनी, तो ये मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, तो मैं एड बैक करूंगा। फिर नेक्स्ट on 1/3/26 Mr. Yuan purchased raw material for 30,000 from Fana and Company, a medium enterprise as per MSMED Act, for which payment was made on 18/4/26। there was no agreement for payment for payment period between them। if you recollect this question, this adjustment is on 43BH। 43BH में क्या है? on transactions with micro and small enterprise, अगर तुम within prescribed period मतलब ड्यू डेट, एंड ड्यू डेट क्या रहता है? या तो एग्रीड पीरियड, इफ नॉट एग्रीड तो 15 डेज, यहाँ पे नॉट एग्रीड तो 15 डेज। तो इफ विद इन ड्यू डेट मैंने पे कर दिया तो अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, इफ नहीं पे किया तो अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। यहाँ पे मेरा 15 डेज का तो तुम होता है 16 मार्च, तो मैंने तब पे किया 18 अप्रैल, तो मैंने पे किया आफ्टर ड्यू डेट, तो शुड बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। बट वेट, ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन विद ताना एंड कंपनी, अ मीडियम एंटरप्राइज। तो 43BH मेरा ये केस में 43BH इज नॉट एप्लीकेबल, तो मैं ये डिसअलाउ नहीं करूंगा। अगर इंस्टेड ऑफ मीडियम ये माइक्रो या स्मॉल रहता था तो पेमेंट इज मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। क्यों? मेरा प्रिस्क्राइब पीरियड क्या रहता? 16 मार्च। 16 मार्च तक दिया है क्या? नहीं। कब दिया है? 18 अप्रैल को दिया है, तो मेरा वो डिसअलाउ हो जाता है एंड मुझे वो 26 मिलता। कब? अगर वो माइक्रो या स्मॉल के साथ रहता, तो मेरा किसके साथ है? मीडियम के साथ है, तो 43BH is not applicable and मेरा no disallowance will be triggered। Understood? Very tricky adjustment या very important adjustment जिसमें तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट अब क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मिस्टर युवान repaid a housing loan principal and interest of 75,000 and 80,000 respectively availed for purchase of let out house property। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, क्यों? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, दिस विल बी अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट ये मेरा सेक्शन 24 में आएगा। फिर रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 3,50,000 फ्रॉम हिज लेट आउट प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 40,000 ऑफ फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी वाज पेड बाय हिम ऑन 34/26। ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट करनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन है। फिर he received 75,000 by premature withdrawal from deposit including interest 5,000 in post office time deposit eligible for deduction under section 80C। अभी this is again very important adjustment, very rarely asked adjustment। एडजस्टमेंट क्या है कि तुमने दिया है प्री मैच्योर विड्रॉल
of deposit and which that deposit was eligible for deduction under section 80C. Section 80C में if you recall, time deposits या fixed deposits are allowed as deduction if minimum 5 years. तो उसमें क्या रहता था, 5 years का लॉक इन रहता था. अब तुम्हें डिडक्शन मिल रहा है बट 5 years का लॉक इन है कि तुम प्री मेच्योरली विड्रॉ करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, तुम्हें वो डिडक्शन का तुम्हें रिवर्सल करना पड़ेगा. फिर हमें डिडक्शन देने का मतलब क्या है यार, 5 years की लॉगिन का मतलब क्या है अगर तुम प्री मैच्योर विड्रॉ कर लोगे तो. इसीलिए व्हेनेवर यू विड्रॉ प्री मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी तुम विड्रॉ कर रहे हो तो हमने जो तुम्हें डिडक्शन दिया था वो डिडक्शन हम तुम्हें से वापस ले लेंगे. तो 80C था एलिजिबल था उस साल, मतलब तुमने 80C का लिया था तो अब तुम प्री मैच्योरली विड्रॉ कर रहे हो तो फुल 75 विल बी टैक्सेबल एज आईएफओएस. जनरली एफडी में क्या रहता है, प्रिंसिपल इज नॉट टैक्सेबल. क्यों, वो तो तुम्हारा खुद का ऑलरेडी टैक्स्ड मनी है. ओनली इंटरेस्ट इज द इनकम कंपोनेंट एंड टैक्सेबल. बट क्योंकि यहाँ पे वो 80C था, तुमने पहले डिडक्शन लिया है एंड नाउ यू आर वायलेटिंग द कंडीशंस, तो तुम्हें इस साल पूरा अमाउंट 75,000 विल बी टैक्सेबल एज आईएफओएस. अंडरस्टूड? ओके. फिर he sold a gold bracelet on 1/5/25 for 5 lakhs, which was acquired on 40,000 on 1/3/2005. Diamond was embedded onto bracelet on 1/5/2007 for 50,000. CII factors are as follows. ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल गेन्स का एडजस्टमेंट है. ठीक है, तो मेरे टोटल इनकम के फॉर्मेट में मैं आऊं तो सैलरीज मेरा नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन्स है, आईएफओएस भी है. आईएफओएस से बाद क्या आएगा, मेरा जीटीआई आएगा, उसमें से मैं डिडक्शंस माइनस करूंगा, मेरा टोटल इनकम आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी वर्थ इन नोट 1, पीजीबीपी वर्थ इन नोट 2, कैपिटल गेन्स वर्थ इन नोट 3, आईएफओएस वर्थ इन नोट 4, डिडक्शंस वर्थ इन नोट 5. ठीक है, अभी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ही दिया है. ये दोनों एडजस्टमेंट्स ही है हाउस प्रॉपर्टी थे. तो मेरा वर्थ इन नोट 1 मैं यहाँ पे रफ में बना रहा हूँ, तो तुम्हारे फेयर सॉल्यूशन में अच्छे से बनाना. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का मेरा फॉर्मेट क्या है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस इंटरेस्ट आ गया मेरा हाउस प्रॉपर्टी. एंड इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी इफ यू रिकॉल देयर इज नो डिफरेंस इन डिफॉल्ट या ऑप्शनल. हाउस प्रॉपर्टी में तो फर्क आता है, एसओपी में ही फर्क आता है, डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल में. ये क्या है, मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी है तो देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है, स्टार्टिंग विद जीएबी. जीएबी में तुम्हें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट तुम्हें दिया है 3,50,000. एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हें कुछ दिया है क्या, नहीं. इंफॉर्मेशन दी है क्या, नहीं. तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इज कंसिडर्ड एज जीएबी. तो 3,50,000 minus municipal taxes paid. Municipal taxes are paid by owner, so allowed, but allowed as deduction on payment basis. कब पे किया है, 34-26 मतलब 26-27 में. तो तुम्हें डिडक्शन भी तब मिलेगा 26-27 में. अपन कौन से साल में, प्रीवियस ईयर 25-26, दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27. प्रीवियस ईयर में पे हुआ है क्या, नहीं. तो इस साल डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं. अगले साल पे किया है तो अगले साल डिडक्शन लो. तो ये म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. मेरा एनएवी कितना आ गया, 3,50,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना आ गया, 105. इंटरेस्ट ये क्या है, मेरा ओल्ड टैक्स रेजिम. तो एंड लेट आउट प्रॉपर्टी, तो एनी पर्पस एनी अमाउंट फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, तो पूरा 80,000 अलाउड एज डिडक्शन. तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 3,50,000 माइनस 30% माइनस 80,000, 1,65,000. 1,65,000. फिर नेक्स्ट है पीजीबीपी. पीजीबीपी तो मेरे सारे एडजस्टमेंट्स का प्लस माइनस करना है, तो मैं मेरा वर्किंग नोट 2 कर रहा हूँ. पीजीबीपी मैं यहाँ पे सीधा प्लस माइनस कर रहा हूँ. तुम्हें अच्छे से लिखना है, पहले प्लस एडजस्टमेंट बाद में माइनस एडजस्टमेंट, या पहले माइनस एडजस्टमेंट बाद में प्लस एडजस्टमेंट. तो तुम एक साथ बताओगे. मैं तो यहाँ पे प्लस माइनस जैसे जैसे सीक्वेंस में है मैं वैसे कर रहा हूँ. डिफॉल्ट, ऑप्शनल,
मेरा स्टार्ट कहाँ से करना है, मेरा प्रॉफिट कितना है 20 lakhs। फिर सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था 48 था डिसअलाउंस, कितना अमाउंट था वो 25,000, 25,000। फिर नेक्स्ट क्या था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट 15,000, ये मुझे पीजीबीपी में से माइनस करना है, आईएफओएस में ऐड करना है, तो पीजीबीपी में से माइनस। फिर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड रिसर्च, मैंने क्या बोला था डिफॉल्ट में नॉट अलाउड, ऑप्शनल में अलाउड, तो डिफॉल्ट में नॉट अलाउड तो मैं डिफॉल्ट में ऐड बैक करूंगा 1,10,000, ऑप्शनल में कुछ नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट विदाउट टीडीएस जो मैंने जॉब चार्जेस पे कर दिए थे, अपन ने डिस्कस किया 30% डिसअलाउ रहेगा, तो 30% मतलब इतना 1,10,000 का 30% विल बी 33,000 डिसअलाउ। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स अपन ने डिस्कस किए, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है, बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन में तुमने जो इस साल की मशीन थी उससे तुमने 15 लाख के कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लिया, तुम्हें कितने में मिलना चाहिए 12 लाख पे मिलना चाहिए। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या रहेगा, तुम्हें 15 लाख के ऊपर तुम्हें जो 15% एचएस डेप्रिसिएशन लिया हुआ है वो तुम डिसअलाउ या एड बैक करोगे, 3 लाख के ऊपर तुमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, तो 3 lakhs इंटू 15% 45,000 तुम एड बैक करोगे, ठीक है। फिर तुम एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम्हें मिलेगा कितने पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा या 12 पे मिलेगा, 12 पे ही मिलेगा, 12 lakhs इंटू 20% 2,40,000, डिफॉल्ट में मिलेगा क्या, नहीं सिर्फ ऑप्शनल में मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही था, जो तुम्हें सब्सिडी मिली है वो तुमने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, जो तुम्हें करनी चाहिए थी क्या, नहीं, तो सब्सिडी 3 lakhs, 3 lakhs। फिर नेक्स्ट क्या था, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस 50,000 जो तुमने मदर के लिए किया है वो तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंस है क्या, नहीं, तो डिसअलाउ 50,000। फिर नेक्स्ट क्या है जनरल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग डिसअलाउ होएगा, यस नॉट अ कंपनी, तो 75,000, 75,000। फिर थाना एंड कंपनी मीडियम एंटरप्राइज का सेक्शन 43 भी डिसअलाउंस आएगा क्या, नहीं, तो पीजीबीपी एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड, यस, तो तुम्हारा पीजीबीपी इनकम निकाल लो 20 lakhs plus 25,000 minus 15,000 plus 1,10,000 plus 33,000 plus 45,000 minus 3 lakhs plus 50,000 plus 75,000, 20 lakh 23,000 under default tax regime, and optional में 20 lakhs plus 25,000 minus 15,000 plus 33,000 plus 45,000 minus 2,40,000 minus 3 lakhs plus 50,000 plus 75,000, 16,73,000, 2023 1673। ओके। फिर कैपिटल रेंज में भी डिफॉल्ट हो ऑप्शनल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, कैपिटल रेंज का मेरा फॉर्मेट क्या है, एफवीओसी माइनस एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन बच गया माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, whenever the transfer happens on or after 23 जुलाई 2024 तुम्हें इंडेक्सेशन नहीं लेना है, एंड अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ का इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी में आएगा। यहाँ पे तुमने क्या बेचा है गोल्ड ब्रेसलेट दैट इज ज्वेलरी, तो फिर तो इंडेक्सेशन बिल्कुल ही नहीं आएगा, नीदर इन कंप्यूटेशन नॉर इन टैक्स लायबिलिटी, तो ये सीआईआई फैक्टर्स आई विल कंप्लीटली इग्नोर। Why? Because तुम्हारा बेचा क्या है ज्वेलरी, एंड दैट इज ऑन 1/5/25 दैट इज आफ्टर 23 जुलाई 2024, ठीक है। तो एफबीओसी कितना है 5 lakhs, एक्सपेंसेस नील, तो नेट कंसिडरेशन 5 lakhs, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 40,000 एक्वायर्ड फॉर 40,000। फिर तुमने क्या किया डायमंड एम्बेड किया, तो यू हैव अल्टर्ड द असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल असेट दैट अल्टरेशन ऑफ असेट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कितने में एम्बेड किया है 50,000, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना हो गया 50,000।
तो तुम्हारा कैपिटल रेंज कितना हो गया, दिस विल बी योर LTCG अंडर 112, कितना हो गया 4,10,000। तो कैपिटल रेंज कितना आ गया 4,10,000। IFOS वर्किंग नोट 4, IFOS में तुम्हारे क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, दो एडजस्टमेंट्स है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैलेंस जो तुमने पीजीबीपी में से माइनस किया 15,000 आएगा ये। एंड एक और अपन ने जो बोला ये प्री मैच्योर विड्रॉल, आइडियली ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट वुड हैव बीन टैक्सेबल, बट बिकॉज ये प्री मैच्योर विड्रॉल इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, वायलेशन ऑफ सेक्शन 80C कंडीशन, तो पूरा 75,000 विल बी टैक्सेबल आईएफओएस। तो आईएफओएस में तुम्हारा क्या आ गया 15,000, अब ऊपर वाला 75,000 ये वाला, तो टोटल कितना आ गया 90,000। तो मेरा जीटीआई कितना आ गया ओल्ड टैक्स रेजिम में 1673 पीजीबीपी 165 प्लस 4,10,000 प्लस 90,000 2338, एंड न्यू टैक्स रेजिम में 1,65 प्लस 2023 प्लस 4,10,000 प्लस 90,000 दैट इज 2688,000। अभी जीटीआई में से तुम डिडक्शंस माइनस करोगे तो तुम्हें टोटल इनकम आएगा। डिडक्शंस अपने क्वेश्चन में कौन कौन से डिडक्शन से अपन ने मार्क किया हुआ है, सबसे पहला एटीडीटीए, फिर बाद में है अपना एटी डबल डी, बाद में है अपना एटीसी। और कुछ डिडक्शन है क्या, नहीं। ये तीनों डिडक्शंस आर अलाउड ओनली अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में कौन से डिडक्शंस अलाउड रहते हैं तुम्हें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस या अग्निपथ फंड, एटीसीसी2, एटीसीसी-H2, या फिर न्यू एम्प्लॉइज का एम्प्लॉय कॉस्ट एटी डबल जे डबल ए, ये तीन ही अलाउड थे न्यू में। अपने ये तीन में से कुछ भी है क्या, नहीं। अपने कौन से एटीसी, एटीटीटीए एंड एटी डबल डी। तो न्यू टैक्स रेजिम में नो डिडक्शंस, मेरा टोटल इनकम भी सेम आ गया 2688। एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शंस आएंगे वर्किंग नोट 5, डिडक्शन अंडर ऑप्शनल। सबसे पहला एटीसी तुम्हारा क्या है, तुमने दिया है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, कितना पे किया तुमने 75,000। 75,000, तो एटीसी में तुम्हारा डिडक्शन कितना है 75,000 और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो तुम्हें टोटल कितना मिलेगा 75। फिर अपन ने पढ़ा एटी डबल डी था, अपन ने एडजस्टमेंट नोट दिया था एक्सपेंडिचर फॉर डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव, बिकॉज माई मदर इज सीवियरली डिसेबल्ड, मिस्टर युवान्स मदर इज सीवियरली डिसेबल्ड, कितना मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,25,000 सीवियर डिसेबिलिटी, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिर एक और कौन सा था एटीटीटीए, इंटरेस्ट इनकम 15,000 और 10,000 whichever इज लोअर में 10,000 आ गया, तो देयरफॉर टोटल डिडक्शन 75 प्लस 1,25,000 प्लस 10,000 दैट इज 2,10,000। तो हमारा जीटीआई था 2338 माइनस 2,10,000, 2128 तुम्हारा टोटल इनकम आ गया। तो टोटल इनकम अंडर बोथ द टैक्स रेजिम्स अपना आ गया। अभी अपना क्या बात है ओनली टैक्स रेट्स या टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन। तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन के लिए आई विल नीड सम स्पेस। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, डिफॉल्ट ऑप्शनल। मेरा टोटल इनकम कितना है, यहाँ पे था मेरा 2688,000, यहाँ पे मेरा टोटल इनकम है 2128,000, ठीक है। अभी मेरा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम या ऑप्शनल टैक्स रेजिम जो भी है उससे पहले ध्यान दो, यहाँ पे मेरा टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ इनकम,
नॉर्मल टैक्सेबल इनकम दैट इज जो स्लैब रेट से ऊपर जिस पे टैक्स पे करना है, एंड कैपिटल गेन्स भी है मेरा, इसमें से मेरा कैपिटल गेन्स, एंड कैपिटल गेन्स भी कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112 वाला कितना है 4,10,000, एंड नॉर्मल इनकम कितना है मेरा बचा हुआ 2278। यहाँ पे भी मेरा सेम रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112 वाला 4,10,000, तो मेरा नॉर्मल इनकम कितना है 2128 माइनस 4,10,000, 17,18,000। ठीक है, अब ये बाइफर्केशन इज नेसेसरी थी। बेसिक टैक्स अपना कैपिटल गेन्स में कितना आया था, एलटीसीजी है तो 12.5% एंड स्लैब रेट्स में अलग से अप्लाई करूंगा। अभी बेसिक टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5%, कितना आएगा 4,10,000 इंटू 12.5%, 51,250। नॉर्मल इनकम ये क्या लगेगा, स्लैब रेट्स, मेरे स्लैब्स क्या है, मेरे स्लैब्स है न्यू टैक्स रेजिम में 0 to 4 lakhs पे नील, 4 to 8 lakhs पे 5%, 8 to 12 lakhs पे 10%, 12 to 16 पे 15%, 16 to 20 पे 20%, एंड 20 to 24 पे 25%, एंड मोर देन 24 पे 30%। मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम 22,78,000, मतलब मेरा ये स्लैब तो है ही नहीं, इधर नील है, एंड ओवरऑल करना है मुझे 0 to 4 नील पे नील, अगले 4 लाख पे 5% 20,000, अगले 4 लाख पे 10% 40,000, अगले 4 लाख पे 15% 60,000, अगले 4 लाख पे 20% 80,000। फिर अभी यहाँ पे मेरे पूरे 4 lakhs की इनकम है क्या, नहीं, यहाँ पे मेरी कितनी इनकम है 22,78,000 माइनस 20 lakhs, मतलब कितना 2,78,000। ठीक है, 2,78,000 पे कितना रेट लगेगा 25%, 69,500। तो मेरा बेसिक टैक्स कितना आ गया 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 प्लस 69,500, 269,500। एंड इफ यू आर प्रैक्टिस्ड वेल इनफ तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अप टू 20 लैक्स मेरा बेसिक टैक्स हमेशा कितना आएगा 2 लैक्स आएगा, एंड 20 लैक्स से ओवर एंड अबव इनकम कितनी है ओनली 2,78,000, तो उसके ऊपर 25%। ठीक है, तो मेरा बेसिक टैक्स यहाँ पे कितना आ गया 269,500। तो मेरा टोटल बेसिक टैक्स कितना आ गया 269,500 प्लस 51,250 दैट इज 320,750। इसके ऊपर मुझे सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं, मेरी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। डिबेट मिलेगा क्या, नहीं, टोटल इनकम इज मोर देन 12 lakhs एंड सफिशिएंटली मोर देन 12 lakhs। तो इसके ऊपर मैं सीधा सेस लगाऊंगा एट द रेट 4%, 12,830। मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया 333,580 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अंडर ओल्ड या फिर ऑप्शनल टैक्स रेजिम में बेसिक टैक्स निकालूंगा मैं सबसे पहले। बेसिक टैक्स एलटीसीजी के ऊपर तो 12.5% सेम ही रहेगा, 4,10,000 इंटू 12.5% जो मेरा 51,250 आया था। नॉर्मल इनकम इधर मेरा स्लैब्स लगाऊंगा, मेरा स्लैब्स क्या रहेगा, मेरा है 0 to 2.5 नील, 2.5 to 5 5%, 5 to 10 20%, मोर देन 10 30%। एंड इसमें तो तुम्हें कैलकुलेशन वेरी इजी रहते, अप टू 10 lakhs तो मेरा कितना रहता है हमेशा 112,500, मोर देन 10 lakhs पे 30%। मेरी टोटल इनकम कितनी है 1718, मोर देन 10 lakhs कितना है 7,18,000 इंटू 30% 215,400। तो मेरा ओवरऑल बेसिक टैक्स क्या हो जाए इन दोनों का एडिशन प्लस 112,500 327,900 आ जाए मेरा बेसिक टैक्स। तो मेरा टोटल बेसिक टैक्स कितना आ जाएगा 327,900 प्लस 51,250 379,150। इसमें नो सरचार्ज नो रिबेट, तो डायरेक्टली प्लस सेस एट द रेट 4%, 15,166 दैट इज ऐड करके आएगा
394316, if you round it off, tax liability rounded off 394320. यहाँ पे तुम्हें राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पहले से ही राउंडेड ऑफ नंबर था। तो अंडरस्टूड, इजी क्वेश्चन। थोड़े से एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट कौन कौन से बोलूंगा मैं इसमें। एक तो लाइफ इंश्योरेंस फॉर मदर तुम्हें डिसअलाउ करना है एंड बाद में 80 डबल डी में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। फिर खाना इन कंपनी वाला 43B एच वाला कि ऐसे डिसअलाउंस होता था, बट दिस इज अ मीडियम एंटरप्राइज तो वो डिसअलाउंस डज नॉट ट्रिगर। फिर डेप्रिसिएशन वाला अच्छा एडजस्टमेंट था। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड है तुम्हें सिर्फ एडिशनल करना है, बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन योर ओवरऑल हायर कॉस्ट। क्यों? सब्सिडी मिलने से तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया है तो तुम्हें कम कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। तो जितना एक्सेस कॉस्ट के ऊपर तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है वो तुम्हें ऐड बैक करना है। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तुम नेट कॉस्ट पे ही लोगे, नेट ऑफ सब्सिडी पे। एंड जो सब्सिडी तुमने पीएनएल में क्रेडिट कर दी थी वो तुम वापस लेस करोगे। एंड एक और लास्ट तृतीय एडजस्टमेंट वाज एटीसी था, प्री मैच्योर विड्रॉल वाला डिपॉजिट। फिर डिपॉजिट करने पे तुमने एटीसी का डिडक्शन ले लिया एंड अब तुम प्री मैच्योर विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें वायलेशन किया है ऑफ कंडीशन, तो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? तो ये थोड़े अच्छे एडजस्टमेंट्स थे। विद दिस वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द आरटीपी। ओके, थैंक यू वेरी मच।